से हैं वीरू। और भारतीय बाजारों में जहां पर आज शुरुआत बहुत ही शांत हुई, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खासतौर से पहला हाफ जो था वो मिड कैप्स के नाम था, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उन्हीं लेवल्स को करेंगे मैप। इनफैक्ट डे हाई की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा और निफ्टी बैंक भी दरअसल उसी लेवल पर 45,600 के बियॉन्ड निकलने में कामयाब है। वीरू, गुड आफ्टरनून। पिकअप देखने को मिला है जो शायद एक पॉजिटिव संकेत है कि तेज़ी कायम है। जी हाँ हर्षा, गुड आफ्टरनून। और तेज़ी कायम है हर्षा, और ये स्ट्रेंथ और जिसे कहते हैं ना मोमेंटम तब ज़्यादा बढ़ेगा जो मेरी मॉर्निंग की अप्रोच भी थी, द मोमेंट वी विल क्रॉस 19,719 हर्षा, जो अभी भी सुबह से लेके अब तक का जो हाई है। दरअसल लगभग 19,680 का हमें ओपन मिला था हर्षा। उसके बाद हम सिंक हुए, 19,600 की ट्रैजेक्टरी को छुआ। निफ्टी बैंक ओपन हुआ करीब 45,550 पे, फिर सिंक हुआ 45,350 का लो छू के आया। दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए हर्षा, अगर स्ट्रेंथ है और यहाँ से स्ट्रेंथ आनी है, 20 डेमा में हमने एक बेस बना लिया है, तो याद रखिएगा मॉर्निंग कमेंट्री का एक लेवल दैट वाज 19,719, 19,733। प्लीज मॉर्निंग की वो प्लेट लेके आइएगा। अब तक हाई हर्षता वही है, मॉर्निंग की प्लेट वाला। और जहां तक निफ्टी का बैंक का सवाल है, 45,669, 719 अभी तक निफ्टी का हाई है, ये नहीं कटा। मैं लॉन्ग, देखिए सुबह भी मैंने कहा था कि शुरुआती डिप्स के बाद 19,600 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है बिकॉज ऑफ आईटी इंडेक्स उस वक्त एक पुश ले रहा था। और मैं फिर कहूंगा कि मॉर्निंग कमेंट्री के बाद हर्षा 19,719 अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्विंग टुवर्ड्स 19,733, 764 और 810 तक का मिल सकता है। मैं उसको डेफिनेटली चेस करना चाहूंगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। द मोमेंट यू विल क्रॉस 45,660, अ स्विंग टुवर्ड्स 810, 810 तक का पॉसिबल है। मैं ज्यादा डेटा ऐड नहीं करूंगा इसमें, सिर्फ मैं आपको कुछ ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाता हूं। दरअसल पिछले सेशन में हर्षता पुट राइटर 2-3 अलग अलग स्ट्राइक्स पे था। पहले था 19,600 पे, 19,500 पे, और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल था वहां पे था 45,000 पे, 45,200 पे, 45,300 पे। तो पुट राइटर्स के मुताबिक अब तक का बेस बना। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के कॉल्स के पुट्स के आंकड़े आएंगे हर्षता। यहाँ पे अभी भी 700 की कॉल 1,06,00,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वॉइल लेके बैठी है। इस कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए और इसके कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो अगले कुछ 10 मिनटों के अंतराल में 17,719 और 17,733 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी यू विल गो टुवर्ड्स 19,810। नीचे अगर आप पुट राइटर्स को देखें, पुट राइटर्स क्या इन कॉल राइटर्स के वनस्पत निफ्टी में पुट राइटर्स का कन्वर्शन बढ़ रहा है। डायरेक्टर साहब जरा 3 पुट लेके आइएगा, जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगर 26 लाख कॉल जुड़ी है 19,600 पे, 19,700 पे, तो पुट्स क्या कर रही हैं डायरेक्टर साहब? पुट्स हो तो बता दीजिए मेरे को एक बार प्लीज। और मेरे ख्याल से इस वक्त अपडेटेड नहीं है वो पुट। निफ्टी बैंक पे आते हैं तो मैंने कुल मिला के एक व्यू ये दिया हर्षता, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे 66 लाख, 19,700 की स्ट्राइक पे करीब 66 लाख, यानी ऑलमोस्ट ट्रिपल एडिशन हुआ है इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन में 3 गुना मल्टीप्लाई वो एडिशन हुआ है। तो व्यू यही रहेगा हर्षता, 19,719 के ऊपर सेटल होते हैं तो अ स्विंग टुवर्ड्स 810 क्वाइट पॉसिबल। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक बात करते करते इस वक्त डी हाई पर आ गया है। मेरा जोन यही था 45,550, इसके ऊपर गए तो 669 को अटेम्प्ट करेंगे और 669 अगर क्रॉस होता है तो 810 तक का स्विंग आएगा। जरा प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा जो मैंने आपको भेजी है। उसमें 46,000 की कॉल है, 45,800 की कॉल है और 45,700 की भी कॉल है। और ये देखिए, कॉल राइटर्स में उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है जितना 45,500, 400 और 300 के पुट राइटर में है। यानी करीब करीब आप समझ लीजिए 26, 27 और 28, 38, 48, 49 और 59 लाख पुट बिकी हैं इस जोन में। तो हर्षता ये क्लोजिंग थोड़ी शार्प हो सकती है इन डेटा के मुताबिक, क्योंकि दोनों ही इंडिसेस अपने उस पिवट लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब 3 स्टॉक फ्यूचर्स लेके आइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा मैं टिप्पणी में इंक्लूड करूंगा इनको,
इंक्लूजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आज की पूरी रणनीति में और उस पार्ट में जहां हम स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे, इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स का उल्लेख खास तौर से किया गया था। रिलायंस 2530 के ऊपर आके ट्रेवल करता हुआ, दैट्स गुड, मेरे फेवर में है। उसके बाद लेके आइए आप आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक सुबह थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स में था, लेकिन 1010 का क्लस्टर पार करने के बाद इसमें भी काफ़ी स्ट्रांग मूव आएगा। और तीसरा जो सर्कमस्टेंसेस थे, दैट वाज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ना तोड़े हर्षदा, और आज भी एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक का लो है 100 डे में, अभी उसको सिक्योर करके चल रहा है, तो चीज़ें मेरे फेवर में है। फाइनल वर्ड्स हर्षदा, 719 के ऊपर स्ट्रेंथ और 669 और निफ्टी बैंक इसके ऊपर स्ट्रेंथ होगी हर्षदा। तो ये फिलहाल इंडेक्स का व्यू, और साथ ही देखिए 19721 पर अब डे हाई पर ठीक हम कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 तक का लेवल कुछ ही देर पहले छुआ हमने, अब 21 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मोमेंटम और ट्रेंड तेजी का अब जोर पकड़ता हुआ, ऐसे में कौन से स्टॉक्स है जहां पर पूरा ट्रेंड तेजी का बना है और कहां पर मुनाफा वसूली आज हावी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ट्रेड्स तेजी के साथ ही शुरुआत करेंगे, जहां पर आज एक और सत्र जहां पर पावर शेयरों में जमकर हो रही है तेजी। एनटीपीसी के नंबर्स भले ही मिले जुले हों, लेकिन स्टॉक को लेकर ब्रोकरेजेस काफी आश्वस्त है, इसीलिए स्टॉक करीब 3.5% ऊपर। वहीं पावर ग्रिड के नतीजों का इंतजार मार्केट कर रहा है, शायद बाजार बंद होने के साथ ही आए 2.5% की तेजी। ओएनजीसी में आज एक पुलअप देखने को मिला है 2-2.25% का, और टीसीएस जहां पर मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और उसके बाद उस स्टॉक में तेजी का मूव। आईडीएफसी फर्स्ट नंबर्स देखकर बाजार खुश है। आरईसी में एक फ्लो तेजी का। हिंदुस्तान कॉपर, कॉरमंडल, ये दूसरे ट्रेड्स है जहां पर खरीदारी हो रही है। वैसे अब ध्यान दीजिए, 3 सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक्टिव है आज के सत्र में, उसमें चुनिंदा टेक्नोलॉजी काउंटर्स, पावर स्टॉक्स और मेटल कंपनियां जरूर दिख रही हैं। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं कि इस समय कौन से स्टॉक्स की तरफ से मुनाफा वसूली हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल में आज कुछ करेक्शन, ब्रिटानिया में करेक्शन, पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर्स से निराश बाजार, 5% का नुकसान उधर, और सिंजीन जो पिछले हफ्ते बाकी फार्मा कंपनियों के साथ काफी भाग चुका था, वहां पर भी आज हम देख रहे हैं करीब 3-3.25% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये वो काउंटर्स हैं जो दरअसल आज मुनाफा वसूली की ग्रिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, आपके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें हों, इस पर हमारा पैनल पूरी तरह से तैयार है। आज शरद अवस्थी बताएंगे आपको फंडामेंटल नजरिया, प्रकाश गाबा के साथ मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, विकास सालुंखे और राजेश पालविया हमें बताएंगे तकनीकी आधार पर बाजार की चाल कैसे दिख रही है। 220 पर बैंक ऑफ इंडिया, आई बेग योर पार्डन, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनके नंबर्स पर बात करेंगे और आगे के आउटलुक पर भी एक राय लेकर आएंगे। फिर ठीक 2:30 बजे कल सुबह सवेरे बिक्री के आंकड़े आने लगेंगे ऑटो कंपनियों के। यतिन से एक अपडेट लेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। हर रोज की तरह 4 का चौका में आज शिल्पा देंगी सस्ता ऑप्शन 240 को, राजेश पालविया देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, राजेश सातपुते बताएंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा देने के लिए शरद अवस्थी तो एकदम तैयार हैं। 245 पर फोकस रहेगा कल आने वाले नतीजों पर। पीवीआर, चोला, एस्कॉर्ट्स की Q1 का प्रीव्यू आपके लिए लेकर आएंगे, और फिर ऑफ कोर्स मार्केट बिग वॉइस में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा को भी जोड़ेंगे। फिर 3 बजे फिर रातिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम का जायजा लेने के लिए। BTST, STBT ट्रेड्स, ये सब आपके सामने, और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी भी। तो चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। मोमेंटम लौटा है और अच्छी रिकवरी निफ्टी बैंक दोनों में देखने को मिल रही है। गावा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? ट्रेड कर रहा है 429, स्टॉप होगा 426। मेरे हिसाब से टारगेट 440 के नजर आते हैं। अपोलो टायर्स कल तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए 440 तक, स्टॉप होगा 426 अपोलो टायर्स। ओके, प्रकाश सर का ट्रेड हुआ अपोलो टायर्स 429 पे। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार इसका OI एडिशन रखिएगा अपोलो टायर्स का, क्योंकि ये स्टॉक आज अपने करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, 429.65 डे हाई पर, यस, और एक लेवल है इसका और वो है 435 जो कि 28 जुलाई का स्विंग हाई है,
ऑलमोस्ट उस जोन में आने की कोशिश करता हुआ। अच्छा, मैं फिर एक बार कहूँगा रणनीति वाला पार्ट 19719, अभी हर्षता बोल रही थी तो मैं मेंशन करना भूल गया उस वक्त, 719 और 45669 इनके ऊपर सेटल होना, 10 मिनट टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी याद रखिएगा 19700 की कॉल 1 करोड़ 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और इसीलिए जाके मैं चेक कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। मैं एक रिलायंस पे टिक लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं कॉल सेट करूँगा। मानस एक टिक रिलायंस पे दीजिएगा, वो 2530 के ऊपर तो सेटल हो रहा है। आपका व्यू क्या कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, और आपका कन्विक्शन कॉल? देखिए, पॉजिटिव रेंज ये है कि रिलायंस अगर पिछले 3 से 4 सेशन देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही बॉटम बनाता है और वहां पर एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलता है। केवल इंतजार करना है 25-45 के लेवल्स को ब्रीच करने का। एक बार 2545 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब खरीदारी करेंगे, और आपको स्टॉप लॉस तब बहुत छोटे ही लगाने हैं। 25-24 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और उस केस में 2600 से लेकर 2610 तक के टारगेट रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम का जो ट्रेड है वो श्रीराम फाइनेंस रहेगा, जहां पर हमने करीब 5-6 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज श्रीराम फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1854 के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1915 के आपको टारगेट सेट करने हैं श्रीराम फाइनेंस में। तो यहाँ पर आपको ये दोनों जो लेवल्स मैंने बताए, दोनों स्पॉट लेवल्स हैं, कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1880 वाला कॉल ऑप्शन 68 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 54 रुपीज के स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, श्रीराम फाइनेंस ये आपकी बाय कॉल है। डायरेक्टर साहब, जरा एक बार आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स रखेंगे स्क्रीन पे प्लीज। निफ्टी बैंक में एक 100 पॉइंट्स का डिप आया, ये स्पॉन्सर किसने किया है, जरा ये देखते हैं एक बार। ये एग्जैक्टली बीते अभी आई थिंक जब हर्षता वॉल पे थी उसी वक्त अगर आप देखें, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही साथ पीएनबी, मेरे ख्याल से एक बार मैं एसबीआई को देखना चाहूँगा। एसबीआई ने क्या किया अभी कुछ देर पहले, इट्स नाउ 617, नहीं ये भी ठीक है, ये भी अगर आप देखें सिंक नहीं हुआ, तो ये 100 पॉइंट सडनली एकदम से निफ्टी बैंक में कोलैप्स हुए हैं। ओके, अच्छा राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, देखिए नजर है वोल्टास पे। वोल्टास में आज एक आप कह सकते हैं कि इट्स रिवर्सल ट्रेड, कंप्लीटली एक कॉन्ट्रा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे सेल सिग्नल के बाद इमीडिएट बाय में कन्वर्ट होता है। दैट इज द ट्रेड, विपसॉ कहते हैं हम इसे। तो वोल्टास में देखिए 770 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना है, और जो टारगेट है जो पहला पड़ा होगा वो रहेगा 800 से लेके 805 का। तो वोल्टास इज अ बाय। ये तो वोल्टास इज अ बाय। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेटल्स में जिंदाल स्टील पे, जिंदाल स्टील फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है 674.75 पे। यहाँ का जो इसका आज का जो लो है 667 का, ये उसका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इसको स्टॉप लॉस रख के आपको लॉन्ग्स जाना है टूवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 700 720। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में ऑप्शंस के थ्रू में भी इसको दिया हुआ है रिकमेंडेशन, 700 कॉल ऑप्शन, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 15 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स पे आपको अपसाइड में अच्छे मिलेंगे। पर एक बाय साइड का ट्रेड, और मेटल कंपनियों पर तो वैसे भी नजरें हैं। विकास आलून के आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? आफ्टरनून हर्षिता, देखो अभी जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे लगता है कि एनटीपीसी यहाँ पे, एनएमडीसी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एनएमडीसी में एक ब्रेकआउट आज सुबह मॉर्निंग में देखने मिला था 114 का, उसके बाद अच्छा खासा मूव कैरी करते हुए देखने मिला है। तो एनएमडीसी को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 124 का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस 112 का लगाना है। दूसरा रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर भी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया था कि एक रजिस्टर इंट्राडे में एक फेस कर रहा था, जो आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इंट्राडे में, जो आ रहा है 428 के ऊपर का। तो 428 अभी फिलहाल तो ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जो इमीडिएट टारगेट यहाँ पे नेक्स्ट देखने मिल रहा है, नया निकल के आ रहा है, वो है 448 के। तो मुझे लगता है 448 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे अपोलो टायर में आते हुए देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो सपोर्ट देखने मिलेगा वो 424 के आसपास का है। तो यहाँ पे अपोलो टायर भी बाय रहेगा, 448 पे टारगेट और 424 का स्टॉप लॉस। विकास, अगर आपके पास कोई सेकंड थॉट्स हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अबाउट हैज जस्ट अभी प्रकाश सर की कॉल्स में शामिल था। कोई सेकंड ट्रेड आपके पास?
और दूसरा अगर करना है तो मुझे लगता है गुजरात गैस यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे अच्छा मूव कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गुजरात गैस जो है उसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने मिला है, 200 डीए में जो है उसके आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो गुजरात गैस को यहाँ पे बाय करना है। टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 510 का है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा वो 475 का है। तो 475 के स्टॉप लॉस पे गुजरात गैस लिमिटेड को बाय कर सकते हैं। ओके, गुजरात गैस एक बार स्ट्रक्चर स्क्रीन पे रखिएगा। गुजरात गैस और ये भी स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर है। 484 सुबह, हालांकि 487 स्ट्राइक किया था। अच्छा, कल आज सुबह सुबह एक कॉल थी कविता जी की, इट वाज बिरला सॉफ्ट। लेके आइएगा जरा प्लीज़। यहाँ पे स्क्रीन पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत शार्प जो है, उसमें एक बिरला सॉफ्ट मेरे स्क्रीन पर शामिल है। इट्स 427 डे हाई पर। अभी अभी इसमें इंट्राडे बेसिस पे एक और ब्रेकआउट आया है। अब इस 428 के प्राइस का मतलब क्या है? 19 अप्रैल 2022 को क्रैक बिरला सॉफ्ट यहीं से हुआ था, जब इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट किया था। राजेश जी, ये उसी हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन मार्क को स्ट्राइक कर रहा है इस वक्त, एग्जैक्टली एट 214, 215। आपका व्यू 428.70 पे उस एग्जिस्टिंग ट्रेड पे क्या करे? और कोई 430 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर, इस पे आपका व्यू है कुछ? मेरे या वीरेंद्र जी, देखिए आप बिल्कुल सही। बिरला सॉफ्ट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अगर वीकली चार्ट देखते हो तो ज्यादा कन्विक्शन बनता है, आपको इसको पोजिशनल राइड करने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखिए पिछले 2 दिनों से और आज का 3, तो 3 दिन से ये मोमेंटम चल रहा है। तो ये जो बिरला सॉफ्ट का जो आपने कॉल कर दी 430 का कॉल, इट इज एट 18 रुपीज। तो इसे राइड कर सकते हैं। एटीएम पे ही ज्यादा यहाँ पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन से चल रहा है। तो ये जो 430 का कॉल है 18 पे है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे हम 14 का, और इसका टारगेट सेट करें, क्योंकि मोमेंटम तेज है, टारगेट भी थोड़ा हायर साइड पे रखेंगे। मेरे हिसाब से 28-30 का टारगेट लेने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा दिन के लो का रखेंगे 14 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड बिरला सॉफ्ट 430 का कॉल लेकर जा सकते हैं। शरद अवस्थी भी हमारे साथ है। शरद, आफ्टरनून। आपकी अप्रोच इस समय मार्केट में और आपका ट्रेड क्या रहेगा? जनरली माइनर करेक्शंस हियर एंड देयर हम उम्मीद कर रहे हैं, बट हमारा व्यू यही है कि अभी भी तेजी में बहुत लाइफ बाकी है इस बाजार में, और ग्रेजुअली जैसे जैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी भी पीक आउट हो जाते हैं, हमें लगता है यहाँ से ग्रेजुअली बाजार फर्दर अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा। बीच बाच में थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, बट वो कुछ मटेरियल करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और सोलर इंडस्ट्रीज मुझे लगता है एक डिसेंट बेट है। सोलर इंडस्ट्रीज देश की सब बड़ी एक्सप्लोसिव कंपनीज में से एक है। ग्लोबली भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। डिफेंस में भी वो कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ से करीब 400 करोड़ के रेवेन्यूज आ रहे हैं। अगले साल ये उम्मीद है कि वहां से वो रेवेन्यू बढ़ के करीब 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो वहां भी एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स ये सब बनाने का काम कंपनी कर रही है। इसके अलावा इसरो के संग प्रोपल्शन इंजन पे भी उन्होंने प्रोपल्शन पे भी काम किया है, जिसमें वो स्काई रूट के थ्रू उनके संग पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो वहां से भी हमें लगता है आगे चल के स्पेस का भी जो वेंचर है, वहां से भी एडिशनल काम इनके पास काफी आ सकता है। और डिफेंस में भी हमें उम्मीद करें कि काफी बड़ी ग्रोथ आने वाले समय में आएगी। पिछले 2 सालों में कंपनी ने लगभग 800 करोड़ जैसा कैपेक्स किया है, उसका भी फायदा इस समय आने वाले साल 1.5 साल में मिलना चाहिए। इस साल भी कंपनी लगभग 750-800 करोड़ का कैपेक्स करेगी, और ये सब कैपेक्स के बावजूद बैलेंस शीट पे ज्यादा प्रेशर की हम उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादातर कैश फ्लोज एडिक्वेट होंगे। कंपनी जो ये सालाना कैश फ्लोज जनरेट करीब 700-800 करोड़ है। पिनाका करके जो रॉकेट है इनका, वो ये पहली कंपनी है इंडिया में जिसने एक इंडिजिनस रॉकेट डिजाइन किया है, और वो आर्मी यूज कर रही है। उसके ट्रायल रन्स चल रहे हैं। जैसे जैसे वो कंफर्मेशन आती है, वहां से भी नए ऑर्डर इनफ्लोज आ सकते हैं। तो हमें लगता है एक स्टॉक है जहां बहुत सब्सटैंशियल रीरेटिंग आने वाले समय में आनी चाहिए। और जो जो सेगमेंट्स को ये केटर कर रहे हैं, माइनिंग को, रियल एस्टेट को, डिफेंस को, ये सब और स्पेस में, तो ये सारी स्पेस हमें लगता है कि काफी ग्रोइंग फेज में रहेगी आने वाले समय में, और एक्सप्लोसिव डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। 40-45% एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो वहां से भी हमें लगता है कंपनी डोमिनेंट पोजिशनिंग में रहेगी। ग्लोबली और इंडिया में डोमेस्टिक में भी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है कंपनी का।
तो मुझे लगता है अगले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ एटलीस्ट 20 से 22% रहनी चाहिए CAGR। तो FY25 की अर्निंग्स हम उम्मीद कर रहे हैं 120 रुपए के आसपास, और फर्दर रीरेटिंग जैसे जैसे पिनाका के ऑर्डर्स और एड ऑन होते हैं, तो हमें लगता है 120 पे जिस टाइप की एक्सपेक्टेशन है 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। 4,800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सोलर इंडस्ट्रीज पर एक तेजी का व्यू आपने साफ दिया है। इस बीच नवीन फ्लोरिन स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये बहुत ही खराब नतीजे हैं कंपनी के। आप रेवेन्यू देखिए 491 करोड़ के आसपास आया, जहां पर अपेक्षा 625 करोड़ के आसपास की थी। मुनाफा 61 करोड़ पर ही थम गया है। 110 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान काफ़ी इन्फ्लेटेड था, उसके सामने नंबर्स आप ध्यान दें थोड़े से बिगड़े हुए ही नजर आएंगे। आय में इजाफा ज़रूर है पिछले क्वार्टर की तुलना में, लेकिन एक्सपेक्टेशन 625 करोड़ तक की थी और वो बिल्कुल नहीं आया है। इबिटा मार्जिन्स की स्थिति भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इबिट का आंकड़ा 172 करोड़ के अनुमान के सामने 114 करोड़ पर ही आया है, तो क्लियरली वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर बनती दिखाई दे रही है। और मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे कि 27% तक जाएंगे, ये थम गए हैं करीब करीब 23% के आसपास। तो हर पैमाने पर आप कह सकते हैं नवीन फ्लोरिन एक मिस है और वो स्टॉक अब थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकता है। वैसे भी हमने देखा है इन केमिकल कंपनियों में जिस तरह से ग्लोबल कंपनियों का गाइडेंस कट हो रहा था, इनमें दबाव बनता दिखाई दिया था और ये उम्मीद से खराब प्रदर्शन नवीन फ्लोरिन का आया है। इस पर पालविया साहब पहले तो पालविया साहब है क्या हमारे साथ? अच्छा, अभी तक आए नहीं है। अच्छा, तो मानस आप एक टेक्निकल चेक दीजिए प्लीज नवीन फ्लोरिन, और उसके बाद मैं शरद के पास चलूंगी फंडामेंटल्स के लिए। तो देखिए, सेटअप की बात करिए तो सेटअप नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और एक आखिरी होप की बात कर ले तो वो 4200 के आसपास है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4200 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस गिरावट खरीदारी नहीं करनी है, और खरीदारी केवल 4400 के ऊपर करेंगे, 4400 के ऊपर करेंगे। 4200 के लेवल्स अगर ब्रीच हो गए तब आपको 4050 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए नवीन फ्लोरिन सेटअप बिगड़ा हुआ, स्टॉक देखते ही देखते अब 0.5% से ज्यादा फिसल गया है। शरद, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? क्योंकि ग्लोबल पीयर सबने कहा है कि सबने अपने गाइडेंस काटी है डिमांड कमी के चलते। ये क्वार्टर में हमारी भी एक्सपेक्टेशन से नतीजे तो थोड़े कम है, टॉप लाइन के लेवल पे भी, बिटा के लेवल पे भी। बट हाँ, थोड़ा बहुत सबड्यूड तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि ये पूरी स्पेस में हो सकता है एक आधी क्वार्टर आपको थोड़ा और सबड्यूड माहौल देखने को मिले। और जनरली फ्लोरिनेशन में कॉम्प्लेक्स स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है तो यूजुअली थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलें तो बेटर होगा इन स्टॉक्स में। और यहाँ पे मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स में, चाहे ये हो, चाहे SRF हो, चाहे फ्लोरोकेमिकल्स हो, या छोटी कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो भी ये लोग इस स्पेस में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादातर पेन लगभग प्राइस में अब्सॉर्ब हो चुका है। और अगले 2 साल में जैसे नवीन फ्लोरिन में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बॉटम लाइन के लेवल पे 30-35% की CAGR रहेगी। और फ्लोरिनेशन हाइड्रोजनेशन के साथ साथ उसकी डिमांड में भी काफी अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। तो कुल मिला के मुझे लगता है 140-45 रुपए की EPS आएगी, तो लगभग 4,800 4,900 तक के लक्ष्य में हो सकते हैं टू स्टार्ट विद। और उसके बियॉन्ड जैसे जैसे रीरेटिंग होती है तो मुझे लगता है ये प्राइस में लगभग पूरी सारी नेगेटिव्स अब्सॉर्ब्ड हैं। बहुत ज्यादा डाउनसाइड इन स्टॉक्स में यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट शायद पहले ही करेक्ट कर चुके, वो पोजीशनिंग नेगेटिव है जैसे मानस भी मेंशन कर रहे थे। तो थोड़ा सा आपको अब नए बिकवाली के ट्रेड से संभल कर लेना है, लेकिन वीक तो है ही काउंट। अब देखते कंपनी क्या कुछ आगे के क्वार्टर्स के लिए कुछ इन्फ्लुएंस देती है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में या नहीं। 0.5% से ज़्यादा टूटा था, निचले लेवल से कुछ रिकवरी आती हुई यहाँ पर बन रही है। एक तो फाइनेंस पर खर्च बढ़ गया है इस कंपनी का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसका भी हिट आपको अर्निंग्स पर दिखाई देगा। चलिए अर्निंग्स की बात कर रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया, ये नतीजे इनफैक्ट पिछले हफ्ते आए थे फ्राइडे को मेरे ख्याल में, और नतीजे मजबूत रहे हैं। आप मुनाफा देखिए 3 गुना बढ़कर ये 1550 करोड़ पर आया। ब्याज से कमाई में 45% तक का इजाफा रहा है। एसेट क्वालिटी में भी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक। रजनीश जी, स्वागत है आपका। ब्याज से आय प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, बट मार्जिन्स यहाँ पर बहुत माइल्ड गेन्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये ईयर ऑन ईयर तो बेहतर दिख रहे हैं आपके मार्जिन्स, 2.55% से 3%,
but compare it to last quarter, there's not much that has changed. It's in the same range. कोई खास वजह इसकी? जी, अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो हमने जून क्लोज किया था 3.03% के निम के ऊपर, जो बेटर है ईयर ऑन ईयर अगर आप हमारे जून 22 के निम्स देखेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये पूरा पीरियड है ईयर ऑन ईयर, इसमें रिजर्व बैंक का रेपो रेट भी बढ़ा है 2.5% से, बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और यील्ड ऑन एडवांसेस जो हमारे उसकी वजह से बढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने MCLR बढ़ाया है और EBLR के रेट्स में भी इंप्रूवमेंट करी है। तो थोड़ा सा डेफिनेटली देर इज सम प्रेशर ऑन द मार्जिन, बट हमारा मार्जिन फिर भी मेंटेन्ड है प्रेजेंटली। और अगर आप हमारे यील्ड ऑन एडवांसेस देखेंगे उसमें जो ग्रोथ हुई है परसेंटेज टर्म्स में, और हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फंड में जो इंक्रीज हुई है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द हमारी जो इंप्रूवमेंट हुई है यील्ड ऑन एडवांसेस के मार्जिन में। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्च 24 में जो हमने अपने मार्जिन निम दिखाया है 3.03%, वो प्रोटेक्टेड रहेगा मार्च 24 में। तो ये क्लियरली आप कह रहे हैं कि 3% के आसपास मार्जिन रहेंगे, उससे ज़्यादा हम टूटता नहीं देखेंगे। लेकिन डिपॉजिट्स के फ्रंट पर कितना आप गाना कर पाए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और एडवांसेस की स्थिति क्या है? अगर हम ग्रोथ अपनी देखेंगे तो जो एडवांसेस की ग्रोथ हुई है अराउंड 8 to 9% हुई है, डिपॉजिट में भी सिमिलर ग्रोथ हुई है। हालांकि हमारी गाइडेंस जो है क्रेडिट ग्रोथ की 11 से 12% की है और डिपॉजिट ग्रोथ की 10 से 11% की है। प्रेजेंटली अगर मैं आपको बात करूं, जो हमने मार्च 24 के कंपोनेंट्स अपने रखे हैं, रैम क्रेडिट को हम 55% ऑफ द टोटल लोन बुक रखेंगे, और जो कॉर्पोरेट क्रेडिट का जो बुक है वो अराउंड 45% रहेगी। इंटरनेशनल बुक की जहां तक सवाल है तो 16% ऑफ आर टोटल बुक विल बी इंटरनेशनल बुक। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट की बुक है उसमें हमारे पास जो अभी क्रेडिट की पाइपलाइन है कॉर्पोरेट की, वो अराउंड 40,000 करोड़ की है, विच इज़ अ रोबस्ट पाइपलाइन। इसके अलावा जो हमने फ्रेश सैंक्शंस दिए हैं इस कैलेंडर ईयर में अभी तक, वो 30,000 करोड़ के फ्रेश और एनहांस सैंक्शन दिए हैं। तो हमारी पाइपलाइन बहुत रोबस्ट है, स्ट्रांग है। रैम में भी हमारे पास अच्छे एडवांसेस हैं, और टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल तीनों में हमारे पास सैंक्शंस हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 11 से 12% की जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो गाइडेंस हमारी है मार्च 24 की, वो हम अचीव करेंगे। ओके सर, ये जो आपके कासा डिपॉजिट्स हैं वो एग्जैक्टली परसेंटेज कहाँ स्टैंड करती है इस क्वार्टर में? कासा डिपॉजिट्स कितने बड़े? और सर एक और चीज़, ये जो आपका नेट एनपीएस अप्रॉक्सीमेटली 1.65 की ट्रेजेक्ट्री में है, जो कि क्यों काफ़ी हद तक फ्लैट रहा, आई थिंक 1.66 से 1.65। यहाँ पे एसेट क्वालिटी के फ्रंट में अगले 2 क्वार्टर्स में क्या आप सुधार देख रहे हैं? जी, तो एज फार एज एसेट क्वालिटी इज कंसर्न, अगर आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रॉस एनपीए है वो इम्प्रूव हुई है, 6.67% पे हमारी जीएनपीए इस टाइम पे जून में थी, और नेट एनपीए आपने सही कहा कि 1.6% पे आई है। जो हमारी गाइडेंस है ग्रॉस और नेट एनपीए की वो ये है कि हम ग्रॉस एनपीए 6 से नीचे लाएंगे मार्च 24 तक, और नेट एनपीए भी 1% के आसपास हम लेके आएंगे मार्च 24 में। एज फार एज जो आपने दूसरा सवाल पूछा था, आई थिंक विच वॉज रिगार्डिंग किस प्रश्न, पहला सवाल आपका क्या था, इफ यू कैन रिपीट प्लीज। कासा सर, मैं पूछा था कि कासा डिपॉजिट्स कितने हैं अप्रोक्सीमेटली अभी? यस, और जी, तो कासा परसेंटेज हमारी जून 23 में 44% थी। तो 2.6 लाख करोड़ हमारा टोटल कासा बुक था, और इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो हुई थी 18,000 करोड़ की हुई थी ईयर ऑन ईयर कासा में। तो जस्ट टू गिव यू द सेंस, जो बैंक ऑफ इंडिया है वी हैव 5,200 ब्रांचेस, और हमारा जो टोटल कासा है 44% है, जो इंडस्ट्री का एक अच्छा नंबर है। अगर आप बल्क डिपॉजिट देखेंगे तो हमारा बल्क डिपॉजिट टोटल लाइबिलिटी का सिर्फ 12% है। इसका मतलब 88% जो हमारा जो डिपॉजिट है टोटल डिपॉजिट, वो कोर डिपॉजिट है और रिटेल डिपॉजिट है, बोथ कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट। इसके अलावा 11 करोड़ का हमारा कस्टमर बेस है। तो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी होने की वजह से वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट 10 से 11% की जो हम लाइबिलिटी साइड की ग्रोथ मार्च 24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अचीव होगी। ओके सर, एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगा, अगले 2-3 क्वार्टर्स में आप क्या लगता है, मैंने जो डिसबर्समेंट्स हैं आपके ज़्यादा किस में रहेंगे, रिटेल में या फिर कॉर्पोरेट में? एग्जैक्टली यहाँ से ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, कौन सा सेगमेंट? सो जो क्रेडिट ग्रोथ हमारी रहेगी अगले वाले क्वार्टर्स में, चाहे वो अभी वो बिजी क्रेडिट सीजन आ रहा है सितंबर, दिसंबर और मार्च वाला, तो वो बैलेंस ही रहेगी। जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमने जो पोर्टफोलियो का बैलेंस रखा है 55% रैम और 45% कॉर्पोरेट,
विद इन रिटेल अगर मैं बात करूं तो हम एग्रीकल्चर एडवांसेस में भी ग्रोथ करेंगे। लास्ट ईयर भी हमारी ग्रोथ 10% से ज़्यादा हुई थी एग्रीकल्चर में। रिटेल में भी हमारी ग्रोथ 10% से ज़्यादा 15% हुई थी रिटेल में, और एमएसएमई में भी हम ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 10% होगी इस साल। एज फार एज कॉर्पोरेट इज कंसर्न, उसमें भी जो ग्रोथ है हमारी अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स में होगी। इंफ्रा में हम लोग लैंडिंग कर रहे हैं, पावर सेक्टर में है, रोड है, कुछ पोर्ट्स में भी हमारी लैंडिंग हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी लैंडिंग हो रही है। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारी स्टील है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रो इंडस्ट्री है, सम ऑफ द ट्रेडिंग सेक्टर्स है, एक्सपोर्ट क्रेडिट भी हमारा बढ़ रहा है। तो ऑल दीज कंपोनेंट्स थोड़े थोड़े हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं, और बैलेंस ग्रोथ आपको हमारी बैलेंस शीट में मार्च 24 में देखने को मिलेगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एनआईएम्स और क्रेडिट ग्रोथ के प्रोजेक्शंस में क्या क्या सहायक फैक्टर रहेंगे, सब पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी बैंक एट नाउ डे हाई, और निफ्टी भी 19,720 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मूव कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? मेटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, और कुछ इंडिविजुअल बैंक्स में काफ़ी स्ट्रांग मूव आ रहा है। लेकिन जहाँ तक बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, 85-20 पे, 85-80 पे ट्रेड कर रहा है, जिस पर भी हम बातचीत कर रहे थे। दरअसल एनआईएम्स के फ्रंट में मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि सीक्वेंशली वो थोड़े डिप हुए हैं, क्योंकि लास्ट कमेंट्री में भी मेरे ख्याल से जब बैंक ऑफ इंडिया हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा था कि शायद द बेस्ट ऑफ मार्जिन्स अब तक हम देख चुके हैं। जब लास्ट रिपोर्टेड जब नंबर्स थे ना, उसमें ही कहा था। अच्छा, अब एक बार लेके आइए आप एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, क्योंकि लास्ट 2 दिन में इसी स्टॉक ने मूड बिगाड़ा था। मानस, आपकी राय क्या है? एग्जैक्टली आज का लो जब सुबह हम बातचीत कर रहे थे ना, वही 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं अब इसको चर्चा में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि अब ये ऑन द हायर साइड स्ट्राइक कर रहा है अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, आपका व्यू इस वक्त, कोई ट्रेड व्यू एचडीएफसी बैंक पे? देखिए, अभी तक का तो ट्रेड व्यू नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ ब्रेकआउट का 1665 1670 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तब यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए एग्रेसिव होके, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 1710 1720 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक में एक तेजी का ट्रेड। अच्छा, इस बीच मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर देखते ही देखते ये 300 पॉइंट के गेंस पर कारोबार कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस तो यहीं पर आज जमकर हो रही है, और आप कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिएगा जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें एक पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो मेटल्स और मेटल से जुड़े हुए शेयर, एनएमडीसी, जेएसपीएल, इन सब पर हमने एक बाय कॉल सुन लिया। गाबा साहब, एक बार देखेंगे आप प्लीज हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट या टाटा स्टील का चार्ट, इनमें भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। अब हिंद कॉपर तो नियरली 8-9% ऊपर है, लेकिन टाटा स्टील क्या स्कोप है और पिकअप का? एक्चुअली हिंदुस्तान कॉपर को स्लाइटली लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे अब भी मूव अच्छा लगता है। 138 पर ट्रेड करा, वो 160 तक जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। हाँ, टाटा स्टील एक स्टॉक है, लगता है यहाँ पर ले सकते हैं, और कह सकते हैं कि 123 पर ट्रेड कर रहा है। इसका नियर टर्म टारगेट 130-140 है, स्टॉप होगा 121 का। दोनों ही अच्छे हैं, एक का टाइम फ्रेम बड़ा, एक का टाइम फ्रेम शॉर्ट है बस, लेकिन दोनों अच्छे हैं। तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही है। क्या इन मेटल कंपनियों में आप शरद पोजीशनिंग अपनी बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आज ऑफ कोर्स चाइना का जो डेटा आया, और साथ ही साथ हम सुबह में मेंशन कर भी रहे थे कि चाइना की तरफ से एक बड़ा बयान आता हुआ दिखाई देगा, और उसमें उन्होंने बेसिकली कहा है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहेंगे, छोटी फर्म्स को एक्सेस ऑफ फंड्स देंगे, बेसिकली इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ गुड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स के रेनोवेशन को पुश किया जाएगा। और ये हूबहू वैसा ही पैकेज दिख रहा है जैसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो कोविड काल में 21 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, छोटे छोटे चरणों में आत्मनिर्भर पैकेज जो बोला गया था, उसे वैसा ही हूबहू लग रहा है, जहां पर टैक्स ब्रेक्स कंपनीज को, लेकिन किसी तरह की कैश सब्सिडी आम ग्राहकों को नहीं मिलेगी। बेसिकली इकोनॉमी में और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश है। वो कितनी फ्यूल करेगी इस मेटल की रैली को, या फिर ये शॉर्ट लिव्ड रह सकती है तेजी? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, एक तो एबनॉर्मल एक्सपेक्टेशन अब मेटल्स में रहेगी नहीं, जो बीच में शायद पोस्ट कोविड एक आ गया था कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्राइसेस, लोगों को लग रहा था कि मेटल्स के सस्टेन होंगे या कोई लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है जहां मेटल्स बहुत तेजी में चले जाएंगे। यहाँ से आप नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखिए, और मेरे हिसाब से ये रन अप के बाद भी कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको स्कोप रहेगा अपसाइड का।
अक्रॉस द बोर्ड तो सब चीज में नहीं। हिंदुस्तान कॉपर की आप लोग बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो एक लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। हालांकि स्टीप रन अप आया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट करे, बट फ्रंटलाइन स्टॉक्स में टाटा स्टील मुझे लगता है फेयर वैल्यू 130-135 के आसपास आनी चाहिए। सेल करीब 95 से 100 रुपए के आसपास आना चाहिए। नैल्को करीब 105-110 की वैल्यूएशन आनी चाहिए। हिंडाल्को में भी 550-600 तक पॉसिबल है। पर ब्रॉडली मुझे लगता है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो चाइना की तरफ से आ रही है, और जिस तरीके से वो लोग कुछ दिन पहले रियल एस्टेट को भी बूस्ट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ रियल एस्टेट सेगमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको। तो मुझे लगता है ब्रॉडली एटलीस्ट ये रिस्क आपका खत्म हो जाता है कि वहां कोई हार्ड लैंडिंग होगी, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो थोड़ा बहुत स्टिमुलस देके वापस रीइन्विगोरेट कर दें डिमांड को, जो कि कोविड का सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट वहां पे पड़ा था जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। तो जैसे जैसे वो उसमें से बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे चाइना का नॉर्मलाइजेशन, जब चाइना +1 एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो जाए तब देखा जाएगा, बट एज ऑन डेट चाइना बहुत मटेरियल है, तो चाइना का पूरा चेन नॉर्मलाइज हो जाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये आसानी से रीइन्विगोरेट कर देगा पूरे सिस्टम को, वहां इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बस जो कंटिन्यूटी रहेगी उनके ऑपरेशंस चालू रहने के, उससे भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे जो बहुत बड़ा प्रेशर था वो काफी हद तक ईज हो जाना चाहिए। ओके, तो ये देखते हैं कितना और चलेगा अब मेटल्स की तेजी। इस बीच धनलक्ष्मी बैंक घाटे से मुनाफे में बैंक आया है, तो स्टॉक में आनी चाहिए रिकवरी। वैसे है तो ये 20 रुपए का स्टॉक, लेकिन उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। नंबर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच हमारे साथ राजेश पालविया जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में रिकवरी काफी अच्छी बनी है नीचे से, और हमें लगता है कि ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। यहाँ पे अभी हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ONGC का। डे हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से भी। ONGC के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। 185-186 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 174 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो सीमेंट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अंबुजा सीमेंट में जिस तरीके से आज के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट बना है, इवन बाकी दूसरे सीमेंट स्पेस में भी, स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम है। अंबुजा सीमेंट हमारी प्रेफर्ड चॉइस होगी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट आना चाहिए 480 से लेकर 484 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 462 के आसपास। ओके, ONGC, अंबुजा सीमेंट्स, ये आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स हैं। मीनवाइल एक स्टॉक देखिए, राजेश सतपति जी ने मेरे ख्याल से आज सुबह पिक किया था या कल, यानी मतलब फ्राइडे को पिक किया था राजेश जी। इट्स LIC हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि DLF में भी एक मूव आया था, लेकिन मैं उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि DLF का जो मूव है वो अच्छा है, बट ये LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक बहुत ही बेहतरीन जून 2021 से आ रही अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो बाइसेक्ट हो रही है। राजेश जी, कोई ट्रेड व्यू इस स्टॉक पे आपका इस वक्त? क्या शानदार मूव डे हाई पर। वीरेंद्र, देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और हम अभी भी मानते हैं कि ये जो इसका रिसेंट हाई तकरीबन 438-440 का, ये एक बार के लिए रिटेस्ट होगा इस मोमेंटम में। क्योंकि परसों जो ब्रेकआउट मिला था फ्राइडे के सत्र में, वहां पे जबरदस्त मोमेंटम था, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का गेन था, और वो भी सत्र के पहले ही, यानी सीरीज के पहले ही दिन। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रहेगा, बने रहे। अगर आपने लिया है पोजीशन तो बने रहे, नया लेना है तो स्टॉप लॉस होगा आपका 415। 415 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए। 435-440 ये इसका पड़ाव होगा। ये फिलहाल आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेड। अच्छा, वेल्सपन इंडिया, नंबर्स अभी कुछ ही देर पहले फ्लैश हुए थे, और उसके बाद स्टॉक बस फट गया, रॉकेट की तरह चल गया, 9% का इजाफा। और मैं अब नंबर्स को देखूं तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। 23 करोड़ से बढ़कर इनका मुनाफा जो है 162 करोड़ पर आया, तो वहां पर एक एक्सपोनेंशियल जंप तो है ही, 3-4 गुना बढ़ गया है वो। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आए 1957 करोड़ से बढ़कर 2184 करोड़ पर आई। मार्जिन 7.5% से बढ़कर डबल हो गए, 14.2% के मार्जिन है। और इबिटा में भी अच्छी खासी ग्रोथ, इबिटा भी डबल होता हुआ। तो ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स ये वेल्सपन इंडिया के। इन पर गावा साहब, इस पर कोई राय? वेल्सपन इंडिया, इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, बढ़िया लगता है मुझे स्टॉक ये। इसका जो स्टॉक है, जो टारगेट है 140 के करीब नजर आता है मुझे, स्टॉप होगा करीब 100 का। तो वेल्सपन इंडिया बिल्कुल अच्छा है, सेटअप अच्छा है, हाई टाइम फ्रेम चार्ट पे भी अच्छा लगता है मुझे। यस,
वेल्सपन इंडिया। बहुत बड़ा सर्ज इसमें आता हुआ इनफैक्ट दिखाई दिया है। अच्छा, लगे हाथ एक और ट्रेड है, फिर मैं ऑटो कंपनियों की तरफ जाऊंगी। मैक्स इंडिया पर आप शिल्पा नजर डालेंगी प्लीज, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम है और स्टॉक 7% के गेन्स पर ट्रेड कर रहा है 171 के लेवल्स पर मैक्स इंडिया आज। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, आप प्लीज प्राइस एक बार रिपीट करेंगे? 171.30 के आसपास मुझे दिख रहा है मैक्स इंडिया। कैश वाला स्टॉक है। आई एम सॉरी इफ यू डोंट ट्रैक इट। यस, एक्चुअली व्हिच इज व्हाई मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, आई डोंट ट्रैक। या मेरे को लगा ही। विकास, आप देख पाएंगे क्या मैक्स इंडिया? अर्शदा जी, देखो जिस हिसाब से लास्ट हमने देखा कि मार्च के बाद जो अपमूव यहाँ पे देखने मिला था, ऑलमोस्ट 110 से एक वन साइड अपमूव यहाँ पे देखने मिला है। अभी और बॉर्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। इसमें जो इमीडिएट जो सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा वो अराउंड 160 के आसपास अभी एक सपोर्ट बन चुका है, और जो आज का डे लो है वहां से एक अच्छा मूव इस कैरी किया हुआ है। तो मुझे लगता है 178 का एक यहाँ से एक टारगेट बन सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो मुझे लगता है मोमेंटम कैरी करेगा, लेकिन ओवरबॉट में तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए, जो 160 के आसपास रख के इसमें होल्ड कीजिए। अगर 160 वापस ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो ऊपर में 178 की एक रेंज है और नीचे में 160 का एक सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 160 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 178 तक जाने की क्षमता रखता है। स्टॉक में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा रहा है। इनफैक्ट मोमेंटम तो कई सारे काउंटर्स में इस समय दिखेगा, लेकिन बात करते हैं ऑटो कंपनियों की। वैसे ये हफ्ता ऑटो कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंतजार अभी भी है मारुति के नंबर्स का, ध्यान रहे। कल ऑटो बिक्री के नतीजे आएंगे, कल एस्कॉर्ट्स के नंबर्स आएंगे, फिर आयशा M&M के भी नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो ऑटो के लिए एक इंपॉर्टेंट हफ्ता। बात करते हैं बिक्री के आंकड़ों की। जुलाई का महीना कैसा रहा है टू व्हीलर और पैसेंजर कार व्हीकल्स के लिहाज से? इस पर यतिन ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की है। यतिन, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? जुलाई ऑटो सेल्स की बात करें तो इस टाइम एक मॉडरेट ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। और शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड की बात करते हैं तो सेल्स हेल्दी होनी चाहिए। हालांकि सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए अशोक लेलैंड की बिक्री में, लगभग 8% की। टाटा मोटर्स पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, और अगर हम ट्रक बिजनेस की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ धीमापन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेल्स लगभग फ्लैट टू नेगेटिव रहने की ये टाइम की एक्सपेक्टेशन है। जहाँ तक कि फोर व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, मारुति की प्रोडक्शन इंप्रूव हुई है और ओवरऑल वेटिंग पीरियड भी कम हुआ है। ये टाइम एक्सपेक्ट कीजिए 7% की सेल्स ग्रोथ मारुति के लिए, और लगभग 1,90,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का आंकड़ा। जहाँ तक कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का सवाल है, अच्छी ग्रोथ रहनी चाहिए, लगभग 12% की ग्रोथ इनके ऑटोमोटिव सेगमेंट में, और सिमिलर ग्रोथ आप देखेंगे ट्रैक्टर सेगमेंट में, क्योंकि जुलाई महीने में रेनफॉल में पिकअप हुआ है तो ट्रैक्टर सेल्स अच्छी होने की उम्मीद है, लगभग 26,000 यूनिट्स के आसपास की। जहाँ तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, इस टाइम कुछ खास नहीं रहेगा बजाज ऑटो के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े धीमे पड़े हैं और शायद इसीलिए आपको सेल्स 8% गिरती हुई नजर पड़ेंगी। लगभग 3.28 लाख यूनिट्स के आसपास एक्सपेक्टेशन है बाजार का। जहां तक कि दूसरे टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, रॉयल एनफील्ड 33% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा है, और 74-75,000 यूनिट्स की रन रेट का यहां अनुमान आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प रूरल मार्केट्स में स्लो पिकअप है, लेकिन पिकअप जरूर है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे 11% की ग्रोथ, क्योंकि बेस छोटा है, और लगभग 5 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है। और आखिर में टीवीएस मोटर्स, यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस थोड़ा बहुत पिकअप हुआ है, और यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 3.25 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। 3% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये फिलहाल आपके लिए एक्सपेक्टेशंस बिक्री के आंकड़ों से। ये कल सुबह में इस पर धीरे धीरे करके नंबर्स आएंगे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपके सामने 140 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। शिल्पा, एक बार मारुति पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में अब फिर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट नियरली 4% का, 1.5% से ज्यादा ऊपर है काउंटर। अब नंबर्स नॉर्मली अब तक आ जाने चाहिए। आई रियली डोंट नो व्हाट्स द डील है, लेकिन क्या पोजीशनिंग अब और तेजी की बन रही है इधर? जी डेफिनेटली हर्षदा जी, सुबह से मारुति पे हम सबकी नज़र है। यहाँ पे 10,000 का जो कॉल स्ट्राइक वो आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पे अपसाइड जो है मुझे लगता है यहाँ डेफिनेटली 10,000 तक आएगा। वैसे भी एक न्यू हाईस के बनाने के बाद जितना रिट्रेसमेंट करना था स्टॉक को उसने किया हुआ है। नाउ इंचिंग अपसाइड, और रिजल्ट से पहले इसका मोमेंटम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है यहाँ पे 10,000 मार्क आपको वापस आते हुए मिलेगा।
ओके अच्छा, दूसरा काउंटर जिसमें यतिन ने टिप्पणी भी की थी बिकॉज ऑफ दैट ईवी और सेल्स वॉल्यूम, मतलब 3.25 लाख के आसपास डिजिट बताई थी यतिन ने। टीवीएस मोटर पे हल्का चेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो चार्ट ट्रेड्स हैं उन पे आएंगे। टीवीएस मोटर्स 1369 अच्छा करता हुआ मूव अच्छा है। शिल्पा जी, आपका व्यू टीवीएस मोटर्स पे? ये अमूमन एक रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद ही इजेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस वे में चलता है ये। और इसने इस रेंज में पूरा का पूरा जून, पूरा का पूरा जुलाई अब तक बिता दिया है। नाउ इट्स 1360, प्रैक्टिकली इस रेंज का हाई है 1381। आपका व्यू शिल्पा जी क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल राइटली सेड वीरेंद्र जी, 1380 इसका एक अपसाइड रेंज की तरफ इसका है, जहां से वो हमेशा एक डाउनसाइड वापस लेता है। लेकिन यहाँ पे लगता है जैसे आज पूरे सेक्टर में भी मोमेंटम है और रिजल्ट्स आर कमिंग इन फाइन, और आप देखेंगे पूरे सेक्टर में हर स्क्रिप्ट में एक मोमेंटम अपसाइड में बहुत स्ट्रॉन्ग तरफ से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1400 1420 विल ऑल्सो कम वेरी सून, एंड इस बार शायद 1380 का अपसाइड रेंज ब्रीच कर दे, और उसको जितना सस्टेन करेगा मुझे लगता है उतना अपसाइड, क्योंकि रैली में पार्टिसिपेशन हुआ भी नहीं है इसका, तो 1420 ऑन द वेरी कंजर्वेटिव साइड मुझे लगता है इसका टारगेट है। अदरवाइज एक्सटेंडेड टारगेट्स ऑफ 1460 आपको विल ऑल्सो बी लाइकली पॉसिबल। पालवे साहब, लगे हाथ एक बार अशोक लेलैंड पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वो स्टॉक देखते ही देखते अब 2.5% ऊपर, और पिछले 10 मिनटों में यहाँ पर नियरली 1% का गेन इसने अपने नाम कर लिया है। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ अशोक लेलैंड में पिछले कुछ हफ्तों में। देखें स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने थे उसके बाद एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे देखने को मिली, और स्टॉक कंफर्टेबली अब 170-75 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से फर्दर मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 192 से लेके 195 हमें लगता है नियर टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो पोजीशन बने रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेटअप है, 180 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, 95 तक की अपसाइड, 195 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इसका 200 के पार निकलना कुछ ठीक नहीं है क्या? दिखेगा क्या 200 के ऊपर पालविया जी अशोक लेलैंड, या बड़ा रेजिस्टेंस है? देखिए इसके लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो बिल्कुल 200 के ऊपर निकलेगा। इसमें ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस जो क्रॉस करने थे वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। ये नियर टर्म के हिसाब से 195 के टारगेट, लेकिन हमें लग रहा है कि यस, इसको अगर थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 200 प्लस के टारगेट भी इसमें बनेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म सेटअप पे स्टॉक बुलिश हो चुका है। मंथली, वीकली, टाइम फ्रेम पे भी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, तो बने रहना चाहिए। 200-220 तक की अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले महीनों में जरूर देखने को मिलेगी। 200 तक पहुंचेगा, उसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन पहला टारगेट 195 का हो तो बेहतर, 180 का स्टॉप लॉस। चलिए अब 4 का चौका शुरू करते हैं, और पहला ट्रेड शिल्पा आप ही ने देना है, बताइए सस्ता ऑप्शन। जी अर्चना जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा गेल में। ओएमसी इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, और गेल उसमें काफ़ी टाइम से एक अच्छा स्ट्रेंथ पे इसको इंटैक्ट है, और ये टूवर्ड्स 130-135 मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगस्त सीरीज का 125 का कॉल ऑप्शन जो रफली 3 रुपये 70 पैसा के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 4.9 to 7 आपको देखते हुए मिलेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 2.4 का मेंटेन करना है। ओके, तो गेल पर एक ट्रेड 125 का कॉल लेकर चले, और गेल पर आज इनफैक्ट नंबर्स का आज इंतजार है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि गेल पर आज यूबीएस का डबल अपग्रेड आया, और वो 150 के टारगेट की बात करें, और 125 का कॉल इस समय आपने दिया है सस्ता ऑप्शन के तौर पर। राजेश पालविया बताइए, एफएनओ का सुपरस्टार। तो हर्षिता जी, फोकस में स्टॉक भारत फोर्ज, स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में देखें तो काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले हैं, और प्रीवियस स्विंग हाई का भी इसमें ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमें लगता है भारत फोर्ज फ्यूचर यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट 955-960 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 931 के आसपास, तो भारत फोर्ज फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। ये फिलहाल आपके लिए भारत फोर्ज एक पिक है। अब एक थोड़ा छोटा ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक नहीं, लेकिन 4 का चौका से ब्रेक, क्योंकि यूपीएल के नंबर्स आ रहे हैं और मेरे ख्याल में गेल के भी नतीजे आ रहे हैं। यूपीएल मुनाफा जो है वो घटा है, 1005 करोड़ से घटकर ये क्या 102 करोड़ पर आया। ये तो बहुत बड़ा कट होगा, इसको रीविजिट करेंगे नंबर को, लेकिन दूसरे फ्रंट पर भी नतीजे क्या है वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, यही आंकड़ा दिख रहा है। एक बार शरद जी चेक करेंगे क्या आप अपनी टीम के साथ भी
यूपीएल मैं क्या check कर वाकई में 1000 करोड़ से घटकर 102 करोड़ पर आया है मुनाफा? चेक करता हूँ मैं। हाँ प्लीज बताइएगा। अच्छा, इस बीच गेल के नंबर्स आ रहे हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ। और गेल में जो मुनाफे का आंकड़ा है 1412 करोड़ पर है। एक्सपेक्टेशन था 1655 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू 32,212 करोड़ पर। रेवेन्यू का आंकड़ा इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर है। 31,994 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 32,212 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू डिलीवर हुआ है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो प्रॉफिट का आंकड़ा है, अच्छा इबिटा का भी आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा गेल का, और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिट का आंकड़ा मेरे ख्याल में 1800 करोड़ का है। तो मैं 1400 करोड़ जो बोल रही थी, आई गेस इट्स स्टैंड अलोन नंबर, आई हैव टू रीचेक दैट। इबिटा में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा फीका ये आंकड़ा। आप अपने गेल के ट्रेड के साथ बनी रहेंगी राइट? ये 3.5% ऊपर आ चुका है, 121 तो हो ही गया है स्टॉक। जी डेफिनेटली हर्षिता जी, रिजल्ट से थोड़ा जो भी रहेगा फैक्टर्ड इन रहेगा, लेकिन मुझे लगता है जो डेटा बताता है स्टॉक का, मुझे लगता है 130 135 डेफिनेटली सीरीज में आते हुए मिलेंगे। तो ये ट्रेड मेरे लिए इनफैक्ट अच्छा लो लेवल्स में बाइंग मिल रहा है, आप ले लीजिए। यहाँ पे एबिटा और यहाँ पे मार्जिन्स दोनों, एबिटा मार्जिन्स दोनों हैं, वो हमारे अनुमान से कम है। स्पेशली मार्जिन्स देखिए, करीब करीब 8.2% की ट्रैजेक्टरी का बिलीव था गेल के केस में, बस इट्स आई थिंक 7.5%। और नेट प्रॉफिट के आंकड़े में भी 1412, और ये करीब करीब 1600 करोड़ सीआर की एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है करीब करीब 200 करोड़ रुपए का। और गेल याद रखिएगा स्टॉक चल भी काफ़ी चुका है, पिछले 4-5 दिन में ये स्टॉक में मूव भी काफ़ी दिया है। और जब अमूमन थोड़ा सा स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से मिस होता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है, तो स्टॉक हल्का सा रिएक्शन ऑन द नेगेटिव साइड देता है इनिशियली। लेकिन मैं एक बार बताऊं आपको, यहाँ पर राजेश पालवी जी थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया अगर गेल पर, तो गेल ने इस ब्रेकआउट से पहले होमवर्क काफ़ी किया है। आपका व्यू क्या है? आई मीन मान लीजिए मैं मॉर्निंग का लॉन्ग हूँ, मैं लॉन्ग हूँ 25 जुलाई से, जब इसमें एंटायर रोल ओवर प्रोसेस पिकअप कर रही थी, ब्रेकआउट आया था, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा इस नंबर्स की टर्बुलेंस को कैच करने का, मतलब जिसमें मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर ना हो, एक बहुत वैलिड पॉइंट क्या है? और अगर 120 के आसपास भी क्लोज आ जाए तो हायर प्रोजेक्शंस क्या बनेंगे आपके इन नंबर्स के साथ? तो वीरेन जी, मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक को फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड रखना है तो 117 यहाँ से एक अप्रोप्रिएट लेवल है। इसके ऊपर अगर ये बना रहा तो बिल्कुल हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और ये रिजल्ट का जो भी इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हुए दिखेगा मार्केट। तो 117 के आसपास के स्टॉप लॉस हम यहाँ पे फोकस में रखेंगे। अगर इसके नीचे नहीं फिसलता है तो अगर 120 119 भी आएगा तो वहां पे ऐड किया जा सकता है। और अपसाइड में जैसे ही वापस स्टॉक में 123 का लेवल क्रॉस होगा तो इस स्टॉक में जरूर 130 तक की अपसाइड बनते हुए दिखेगी। अच्छा, यूपीएल के केस में याद रखिएगा मार्जिन्स जो नंबर्स आए हैं वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से और इनफैक्ट हमारे अनुमान से भी लगभग 1.5 से 2% ऊपर हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा जो स्ट्रीट का अनुमान था और हमारा जो अनुमान था उसके मुताबिक 260 से 262 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट फिगर्स की, और ये फिगर्स हैं 166 करोड़ रुपए की। तो यस, नेगेटिव सरप्राइज तो है, बट कुछ हद तक स्ट्रीट ने याद रखिएगा जो स्टॉक्स की पोजीशनिंग थी वो ऑलरेडी ये कह रही थी कि ये बुरा जो है ये प्लेस्ड है प्राइस में, फैक्टर्ड इन है। याद रखिएगा ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है पूरे केमिकल बास्केट में। इस क्वार्टरली में अगर आप देखें, इस क्वार्टर में ये स्टॉक लगभग 772 से घट के 628 पे आ गया। तो मैं आपको एक अलर्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट की थोड़ी सी नेगेटिव फिगर्स को देखने के बाद एकदम से रिएक्ट शॉर्ट साइड पे मत कीजिएगा। ये इसका मल्टी ईयर बेस है, 11 मई 2021 से लेके अब तक, ये अब तक का इसका मल्टी ईयर बेस है। प्लीज़ एडमायर कीजिए इस प्राइस को, 630 625 628। अब एक काम करते हैं, वो ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं। 2 ट्रेड्स रह गए थे, हर्षद ने 2 ट्रेड्स पूरे कर लिए थे 4 का चौका के। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। राजेश जी, क्या ट्रेड है आपका? वीरेंद्र देखिए, मेरी नज़र है अडानी पोर्ट पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है। अगर आप पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक आप कहते हैं साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है आज विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो यहाँ पे अडानी पोर्ट को लॉन्ग करे, 784 करंट प्राइस है,
स्टॉप लॉस होगा आपका 772 का, और टारगेट सेट करें करीबन 800 इनिशियली, क्योंकि 800 पे कॉल राइटर है इसलिए मैंने 800 दिया, लेकिन 800 सरपास होने के चांसेस इस टाइम ज्यादा लगते हैं, तो 800 के इनिशियल टारगेट के लिए बाय करें अडानी पोर्ट। जैम अदानी पोर्ट्स के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको कहनी काफ़ी ज़रूरी है, बतानी भी ज़रूरी है। 783 का जो ये प्राइस है, इनफैक्ट मैं थोड़ा बारीकी से देख लूँ, यस 783.86, ये 23 मई का एक स्विंग हाई है, याद रखिएगा। मतलब उस पूरे इंसिडेंट के बाद जनवरी 2023, 25 जनवरी 2023 के बाद जो एक स्विंग हाई था 786, ये ऑलमोस्ट उस जोन को अब फिर स्ट्राइक कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड स्पॉट किया राजेश जी आपने एज पर टेक्निकल्स। अब एक काम करते हैं, लास्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं, आज का 4 का चौका का, और वो है आज का मिड कैप फंडा। ये आएगा शरद जी के सौजन्य से। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? अवंती फीड्स है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी श्रिम्प फीड और श्रिम्प प्रोसेसिंग की इंडिया की बड़ी कंपनी है। साउथ में ऑपरेशंस हैं और ज्यादातर श्रिम्प वहीं प्रोड्यूस होती है। कंपनी लगभग 30% कैपेसिटी एनहांस भी कर रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए, प्रोसेसिंग में भी और श्रिम्प फीड्स में भी, दोनों ही बिजनेसेस में। एक्सपोर्ट्स भी ठीक ठाक हैं। यूएस मेनली उनका एक्सपोर्ट मार्केट है, वहां से आने वाले समय में हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और डोमेस्टिक लेवल पे भी डिमांड मोर और लेस स्टेबल है, तो वहां से भी फायदा होना चाहिए। रॉ मटेरियल के साइड पे थोड़ा प्रेशर कंपनी फेस कर रही थी पिछले कुछ समय से, प्राइमरली व्हीट और सोया के प्राइसेस की वजह से। अब वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। मार्जिन्स में करीब 3-4% का कोलैप्स देखने को मिला था। हमारा मानना है कि FY23 में ग्रेजुअली मार्जिन्स रिकवर होंगी और FY24 में मार्जिन्स रिकवर होंगी, और 25 में आपको टॉप लाइन ग्रोथ जो मिलनी चाहिए नई कैपेसिटी से और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी भी से भी, जहां यूटिलाइजेशन करीब 70-75% ही है। तो हमें लगता है कुल मिला के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक्सपेंशन का काफी बढ़िया स्कोप है, और लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा स्लो डाउन इस बिजनेस में हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो FY25 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग करीब 35 रुपए के आसपास आएगी, और 20 का मल्टीपल कंपनी को भी आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से अवंती फीड्स। अवंती फीड्स आपका कन्विक्शन कॉल मिड कैप फंडा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री मिहिर वोरा, डायरेक्टर एंड CIO मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के हमारे साथ होंगे इस गुफ्तगू में। और ये अर्निंग सीजन खूब कैसा लगा, और ग्लोबल मार्केट से जो इंडिकेशंस हैं वो क्या कह रहे हैं, सब कुछ पे होगी खुल के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। निफ्टी डे हाई 19731 बखूबी ट्रेड करता हुआ उस पॉइंट के ऊपर। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अब तक का जो निफ्टी बैंक का हाई है वो एग्जैक्टली हमारा पॉइंट था 669, वहीं से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आ चुका है। इस बार अगर 669 की ट्रेजेक्टरी निकली तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा स्विंग देगा। 669 ही अब तक का हाई है। खैर, इस विषय को थोड़ा ट्रेड पर्सपेक्टिव से थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, और इस अर्निंग सीजन को कैसे रीड कर रहे हैं श्री मिहिर वोरा। मिहिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। फिर आप एग्जैक्टली ये जो पिछले 3-4 दिन की टर्बुलेंस है, इसको एक हेल्दी पॉज मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस अर्निंग सीजन के बाद और जिस प्रकार से थोड़े से पिछले 4-5 सेशन से FIs फ्लो थिन पड़े हैं, ये एक रीजनेबल पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकते हैं, और कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप शॉर्ट टर्म में? नमस्कार। देखिए, बाजार जिस तरह से चला था लास्ट पिछले 3 महीनों में, वो मोमेंटम जो था उसको एक सांस लेने की जरूरत तो है ही। तो अगर डाउनवर्ड करेक्शन भी ना होए फिर तो एक टाइम करेक्शन भी मिल जाए तो एक हेल्दी साइन में गिनूंगा। FIIs जो हमने आउटफ्लोज देखे लास्ट 3-4 सेशन में, वो मेरे ख्याल से काफी ग्लोबल लिंक्ड फैक्टर्स की वजह से हैं। डॉलर फॉर एग्जांपल वीक होते जा रहा था, येन स्ट्रेंथन हो रहा था, एंड प्लस जो जिस तरह से US वगैरह में न्यूज फ्लो आ रहे हैं फंडामेंटली, वो मेरे ख्याल से एक पॉज लेने की सिग्नल दे रहा था। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई इंडिया स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिसकी वजह से FIIs का F&O और कैश मार्केट में थोड़ा सेलिंग हमने देखा। ये एक ग्लोबल फैक्टर से मैं इस बारे में कोई ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।
इस केमिकल्स पर मैं मिहिर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी यूपीएल के जो नंबर्स आए, इन्होंने इस क्वार्टर में क्या डिलीवर किया, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन कंपनी ने अपने बाकी ग्लोबल पीयर्स की तरह अपनी ग्रोथ गाइडेंस FY24 के लिए काट दी है। कंपनी कह रही है कि EBITDA ग्रोथ गाइडेंस जो पहले 6 to 10% थी, उसे घटाकर वो 3 to 7% कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 4 to 8% थी, उसमें भी कटौती है 1 to 5%। तो ऑन एन एवरेज अपर बैंड से हम 3 बेसिस पॉइंट का कट देख रहे हैं, और ये परहैप्स जो ग्लोबल पीयर्स इनके कर रहे हैं उसी के टैंडम में ये कटौती आ रही है। लेकिन क्या ये एक वरी फैक्टर रहेगा ओवरऑल केमिकल साइकिल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक्स वैसे भी अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो केमिकल्स में एक मार्जिन का इश्यू तो है। जिस तरह से पिछले साल तेजी हुई थी काफी सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, तो ऑब्वियसली अर्निंग्स काफी हाई बेस बना चुके हैं। और ये साल हमने देखा है कि चाइना का जो ग्रोथ है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आ रहा है। तो चाइनीज जो सबसे बड़ी मार्केट है उसकी डिमांड थोड़ी कम हुई, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत डंपिंग भी चाइना से हो रही है केमिकल्स में। तो मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स देयर इज अ वीकनेस इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग केमिकल्स। लेकिन मैं एक ये बात का कहना चाहूंगा कि अगर हम इंडिया केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, API वगैरह, तो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेक्टेशन नहीं बनाने चाहिए, वॉल्यूम एक्सपेक्टेशंस बनाने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चाइना +1 प्लस जो डी रिस्किंग कर रही है मल्टीनेशनल्स, और जिस तरह से ऑर्डर बुक आ रही है केमिकल्स में, तो काफी सारी कंपनीज काफी सारी कैपेसिटीज ऐड कर रही हैं, 30%, 50%, 100% कैपेसिटी एडिशन कर रही हैं, जो अगले 1 से 3 साल में ऑनलाइन होगी। तो मेरे ख्याल से अगर मार्जिन घटे नहीं, स्टेबल भी रहे, बढ़े नहीं, तो भी कोई मुद्दा है नहीं। वॉल्यूम ग्रोथ अलोन विल बी गुड इनफ कि इनके अर्निंग्स ग्रोथ आ सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चरल अगर वॉल्यूम स्टोरी देख के चले तो केमिकल स्पेस में ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। टेलविंड्स ग्लोबली अच्छे थे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के भी टेलविंड्स अच्छे थे, वो कंटिन्यू रहेंगे। फ्रंट पर स्थिति तभी भी ठीक है, लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर सिचुएशन वाकई खराब है, क्योंकि बेयर हो, आपकी दूसरी चाइनीज कंपनीज, यूरोपीय कंपनियां हो, उन सब ने ऑफ कोर्स अपने लार्ज रेवेन्यू आउटलुक में कटौती की है, क्योंकि उनको डिमांड ही नहीं दिख रही है। और वो एक चिंताजनक स्थिति ऑफ कोर्स बड़े ब्रॉडर मैक्रो फ्रंट पर इन कंपनियों के लिए लेकर आएगा। इसीलिए वो 3 स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं चार्ट्स। यूपीएल, नवीन फ्लोरीन, कुछ ही देर पहले हम उसकी बात भी कर रहे थे, और एसआरएफ में भी ये थोड़ा सा अब दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। यूपीएल अब सिर्फ 0.14% ही ऊपर रह गया है। नवीन फ्लोरीन में भी देखिए ऊपरी लेवल से दबाव आता हुआ, और एसआरएफ भी एक कोलैटरल डैमेज भुगत रहा है इस खराब कमेंट्री का जो यूपीएल ने दी है। तो क्लियरली एक स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती हुई, लेकिन तेजी से पोजीशंस मिड कैप्स में भर रही हैं। अच्छा, आप क्योंकि स्टॉक्स पर बात नहीं करते, लेकिन हाल फिलहाल में क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है मिड कैप्स में, और अगर हाँ, किस तरह के स्टॉक्स रफली आपने लिए होंगे? मिड कैप्स में हमारा एक्सपोजर फंड के हिसाब से डिपेंड करता है। जो लार्ज कैप बायस्ड फंड्स होते हैं उसमें टिपिकली 10 to 20% मिड प्लस स्मॉल कैप रहता है। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो स्पेशल फंड्स है, जो मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, उसमें तो ऑफ कोर्स 60 to 100% रहती है एक्सपोजर मिड टू स्मॉल कैप में। ओवरऑल मैं कहूंगा लास्ट 3 महीने में हमने एलोकेशंस मोर और लेस स्टेबल रखे हैं, शायद 2-3% बढ़े ही होंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग जो थीम्स हमने बढ़ाई है वो काफी डोमेस्टिक लिंक थीम्स हैं, जिसमें मोस्टली एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप से ही मिलता है। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल गुड्स है, डिफेंस, रेलवे है, वो सारे स्टॉक्स अगर हम वो सारी थीम अगर हम खेलना चाहेंगे तो ये सब मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस भी होते हैं, तो उसमें हमने बढ़ाया है एक्सपोजर। ओके मेहर जी, अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम जरा एक PSU बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स डिस्कस कर रहे थे। हमें नंबर्स अच्छे थे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, टॉप लाइन के फ्रंट पे, बट NIMs में ग्रोथ थी, बट नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ थी, बट NIMs की ट्रेजेक्ट्री अब सीक्वेंशली कुछ डिप्स दिखा रही है, जो कि मैनेजमेंट ने कहा भी था कि शायद हम पिछले क्वार्टर तक आते आते बेस्ट NIMs एंजॉय कर चुके हैं ऑलरेडी। इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? अगर बाजार के पास अब एक
यहाँ से फर्दर एनआईएम्स की ग्रोथ के मतलब की विजिबिलिटी नहीं है, तो बाजार बैंक्स को कैसे ट्रीट करेगा, आप कैसे देखेंगे, और नेक्स्ट क्या एडवांटेज है जिसको बाजार वरीयता देगा, इंपॉर्टेंस देगा? योर टेक ऑन बैंकिंग, और बैंकिंग में भी कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जिस पे आपका कन्विक्शन ज़्यादा हो? तो हम बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज को एक बंच टुगेदर करके देखते हैं। अब टिल अर्ली दिस ईयर थीम ये था कि लिक्विडिटी टाइट रहेगी, और जो बैंक्स हैं जिनकी लायबिलिटी और डिपॉजिट अच्छी होती है, फ्रेंचाइज अच्छी होती है, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कॉम्पिटिटिव रहते हैं कंपेयर टू एनबीएफसीज। तो हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे पॉजिटिव थे, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। लेकिन अब जो हमें व्यू मिल रहा है, और हमारा जो व्यू है वो ये है कि आरबीआई अब पहले जितना टाइट रवैया नहीं रखेगी, और जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे थे वो अब शायद बढ़ना बंद होंगे नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में। तो अब जो एनबीएफसीज हैं जिनके मार्जिन है, वो जो एनबीएफसीज हैं वो टिपिकली होलसेल बोरोवर रहते हैं, और उनके मार्जिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो थोड़े प्रेशर में आते हैं, और जब घटते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग ईजी होती है, तो मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हम देखें तो बैंक्स के लिए मार्जिन स्टेबल रहेंगे अगले क्वार्टर्स में, 3-4 क्वार्टर्स में, और एनबीएफसीज के मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज पे ज्यादा पॉजिटिव हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में है हमारा एक्सपोजर, लेकिन लिमिटेड है। हम की जो वेरिएबल मॉनिटर कर रहे हैं वो बैंक्स के लिए वो क्रेडिट ग्रोथ है। हमें नेट एनपीए या एसेट क्वालिटी पे अगले 3-4 क्वार्टर में कोई इश्यू आया ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो लेंडिंग की है रिटेल की, उसमें तो ऐसे कोई चिंताजनक सिग्नल्स नहीं है। तो एनपीए क्वालिटी स्टेबल रहेगी, एसेट की क्वालिटी स्टेबल रहेगी, और वॉल्यूम ग्रोथ हम देखना चाहेंगे। सो मेरे ख्याल से बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के लिए वॉल्यूम ग्रोथ एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जिसको मॉनिटर करना चाहिए। दैट मीन्स क्रेडिट ग्रोथ हो रही है कि नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 से 15% क्रेडिट ग्रोथ करें। ये अगर नीचे आती है तो हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे, पर जब तक 12% से प्लस क्रेडिट ग्रोथ आती है तब तक रवैया पॉजिटिव रहेगा। ओके अच्छा, एक स्पेस और महेश जी, जिसका शायद हम कल एक परफॉर्मेंस का एक यादस्टिक हमारे पास होगा जब सेल्स फिगर आएंगे, ऑटो कंपनियां। सर, आपका ऑटो कंपनी पे आउटलुक क्या है? क्योंकि बीते 2 महीने में आपने सब कुछ भागते हुए देखा। आप एमएनएम को देखिए, आप टीवीएस मोटर्स को देखिए, टू व्हीलर स्पेस में 2 लॉन्चेस ने हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो को कहीं और ही प्लेस कर दिया। आपका व्यू सर इस वक्त ऑटो में चेस करने लायक क्या है? बैटरी स्टॉक, वर्ल्ड वाइड बैटरी स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, या फिर टायर स्टॉक्स, या फिर ऑटो में कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर, आपका प्रिफर्ड स्पेस क्या रहेगा इस वक्त? ऑटो में ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू है। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, सेगमेंट्स काफी डिफरेंट है। टू व्हीलर्स में अलग डायनेमिक्स हैं, ट्रैक्टर्स में अलग है, कार्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में, सब सेगमेंट्स में अलग अलग डायनेमिक्स रहते हैं। सो टू व्हीलर्स की अगर बात करें तो एक रूरल लिंक्ड प्ले है, और हमें ये लग रहा है कि जो बिजी सीजन है वो उसके बाद जब डिमांड आएगी तो शायद वैल्यूएशन के हिसाब से टू व्हीलर्स में एक हमें फर्दर लेगअप मिल सकता है अगर मॉनसून वगैरह का प्रोग्रेस ठीक रहा। अब तक तो ऐसे ही लग रहा है कि मॉनसून का प्रोग्रेस ठीक है। कार्स में भी अभी भी पेंटअप डिमांड है, उसमें मॉडल लॉन्चेस से काफी इम्पैक्ट होता है कंपनी वाइज कंपनी, तो हम ये मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अगेन कार्स में भी लगता है कि बिजी सीजन के बाद डिमांड बरकरार रहेगी, खास करके एसयूवीज वाले सेगमेंट में। कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ऑटो में एक डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड लिंक जो है वो ट्रैक्शन है, और ओवरऑल हमारा जो वेटेज है वो पॉजिटिव है। मीर, पावर कंपनियों को लेकर फिलहाल आपके क्या विचार है? आई अंडरस्टैंड कि एफआई ब्रोकरेजेस इस सेक्टर को काफी क्लोजली वॉच कर रही है, वो स्मार्ट मीटरिंग ऑर्डर्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, लेकिन क्या ड्राइव कर रहा है इन स्टॉक्स को? स्मार्ट मीटरिंग तो ऑफ कोर्स एक थीम है, लेकिन उसमें स्टॉक्स काफी मिड कैप एंड स्मॉल कैप होते हैं, ज्यादा चॉइसेस नहीं है। लेकिन एक जो गवर्नमेंट रिन्यूएबल्स पे थ्रस्ट ला रही है, हाइड्रो, सोलर एज वेल एज विंड, उससे ये लग रहा है कि ये सेक्टर में अभी अगले 3 से 5 साल तक अच्छी ऑर्डर बुक बनी रहेगी। सोलर में तो हमने देखा ही है
काफी बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेस हाउसेज लार्ज कैपेसिटीज डाल रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से विंड में भी ऑर्डरिंग हो रही है विंड मिल्स वगैरह की, तो उस तरह से लग रहा है कि ये पूरी जो विंड एनर्जी वाली चेन है उसमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। और द मेन पार्ट इज के रिन्यूएबल्स जो होती है उनकी अवेलेबिलिटी टिपिकली कम होती है, सूरज दिन में ही उगता है, विंड की जो पैटर्न्स है वो डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से जो ग्रिड है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करनी पड़ती है। तो जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है पूरा, उसमें भी रिन्यूएबल्स की वजह से काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और ये हम यूटिलिटीज कंपनीज वगैरह में देख रहे हैं कि खास करके जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज हैं उसमें भी काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक जो सिचुएशन है ये बन रही है कि रिन्यूएबल्स कैपेसिटीज जितनी आएंगी तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग वगैरह की उसकी एसोसिएटेड डिमांड भी बढ़ती रहेगी। तो विजिबिलिटी काफी अच्छी हो रही है ये सेगमेंट में अभी। मिहिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये फिलहाल कुछ आइडियाज जिन पर इस समय मिहिर वोरा और उनका फंड दरअसल पैसे लगा रहा है। चलिए अब डीलिंग रूम का जायजा ले लिया जाए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिला है तेजी का। 19,761 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी आ चुका है और मिड कैप 365 पॉइंट की बढ़त पर लगभग 200 पॉइंट की तैयारी निफ्टी बैंक भी कर रहा है। कहां पर नजरें हैं, किस तरह के स्टॉक्स में तेजी बनी है, क्या लिया जा रहा है? यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए डीलर्स के बीच क्या है मूड? तो दो स्टॉक्स जो आज बाइंग मोड में है डीलिंग रूम्स की तरफ से, सबसे पहले एसीसी, और रिजल्ट्स अच्छे थे और एक लेट रिएक्शन स्टॉक में देखा जा रहा है। आज लगभग 3-3.5% की तेजी है। डीलर्स का मानना ये है टेक्निकल और एफएनओ ट्रेंड्स के बेसिस पे यहाँ बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं 2060 से लेकर 2070 के टारगेट्स के लिए, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं फंड फ्लोज के पीछे और जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे डीलर्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा यूपीएल, थोड़े मिनटों पहले कंपनी ने एक डिसमल सेट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स अनाउंस किए। स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एचएनआईज हर लो लेवल पे इस स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। वर्स्ट शायद प्राइस में है, और कंपनी की अगर आप प्रेजेंटेशन देखें तो सेकेंड हाफ में वो रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस में ऑलरेडी है और जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है, ज़्यादा ट्रिम नहीं किया है, उसके बेसिस पे डीलर्स को लगता है यहाँ भी थोड़ी बहुत सिलेक्टिव बाइंग पोजिशनली करनी चाहिए। तो ये फिलहाल यूपीएल जो नेगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस पर नजरें जा रही है। एसीसी में भी एक अपॉर्चुनिटी देखिए, देखते ही देखते यूपीएल अब नेगेटिव टेरिटरी में 623 के लेवल्स पर आ चुका है और इन्होंने जो खराब गाइडेंस दिया, आउटलुक में कटौती की है, उसी का असर उस स्टॉक पर और पूरे सेक्टर पर बनता हुआ। चलिए बीटीएसटी, एसटीबीटी, जब मानस बताइए क्या ट्रेड लेंगे? अशोक लेलैंड लेके जाएंगे हर्षदा जी, क्योंकि यहाँ पर 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें रिकवरी देखने को मिली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल जो 182 था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 180.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 190 रुपए तक की टारगेट अशोक लेलैंड में पॉसिबल है। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 185 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है अगस्त मंथ का। 6.45 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। 4.90 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए और 9.50 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड में। कावा सर, आपकी पिक? बजाज ऑटो ट्रेड करे 4932, स्टॉप होगा 4900, टारगेट लॉजिकल 5000 का। बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो आपका कन्वर्शन कॉल है 4933 पर ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है टाइटन पे। अगर आप टाइटन का स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो बाय ऑन डिप वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे 50 डे में का सपोर्ट लेके ये 10 और 20 डे में को चैलेंज करता है बार बार। मेरे हिसाब से ये कल प्रोबेबली ये कल गैप से खुलेगा, सो 3000 के ऊपर शॉर्ट स्क्वीज होगा, टारगेट होगा 3100 का। तो हमें बाय करना है टाइटन अबाउट 3000, सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 2990। एट प्रेजेंट इट इज एट 3025 पे है, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस उस हिसाब से रखना है हमें। सो स्टॉप लॉस 2990, टारगेट होगा जैसे मैंने कहा 3080, 3100। ओके, टाइटन 3027 पे आप पिक कर रहे हैं। शिल्पा जी, आप क्या पिक करेंगे? कि मेरा बीटीएसटी रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। मुझे लगता है 414 इसका अच्छा सपोर्ट है, तो 414 स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 435 से 440।
LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसकी बात ही हुई थी कुछ देर पहले, ये डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी भी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, श्रीराम फाइनेंस पे नजर है। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक एक कप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और उसमें आज ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे। हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना चाहिए 1940 1950 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1885 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सारे ट्रेड्स जो स्क्रीन पर आ चुके हैं। अच्छा, एक बार ये SRF UPL वाले ट्रेड को रिविजिट करते हैं। कोई सौदा जो पालविया साहब आप इस समय लेना ठीक समझ रहे हैं मंदी की तरफ, क्योंकि देखते ही देखते अब हर टिक के साथ UPL और नीचे खिसक रहा है। तो देखिए, रिएक्शन तो बिल्कुल यहाँ पे आया है नंबर्स का, और हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से डाउन मूव बना है, थोड़ा सा अब यहाँ पे स्टॉक अगर 620 के लेवल को तोड़ता है तो हम यहाँ पे अब नया शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो 2-3 रुपए और कैश के लेवल पे हम यहाँ पे ध्यान रखे हुए। 620 टूटने के नीचे इसमें जरूर STBT का ट्रेड ओपन करेंगे और फिर नीचे के टारगेट हमें लगता है फिर 595 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 620 टूटते ही हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की सलाह देंगे। ओके, तो 620 वो क्रूशियल लेवल है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वो टूटे तो शायद अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशंस में आप उतरना शुरू करें। चलिए, लेकिन कल आने वाले नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। PVR, एस्कॉर्ट्स, चोला, ये 3 कंपनियां जो वायदे बाजार के ट्रेड्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ हैं इस पर एक अपडेट देने के लिए। सुमित, बताइए। देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूं PVR आइनॉक्स के नंबर के साथ। दरअसल एक कंसोलिडेशन के बाद के नंबर्स आ रहे हैं, तो YOY बेसिस पे तो वैसे भी कंपैरिजन नहीं होगा, QOQ बेसिस पे कंपैरिजन होगा। और QOQ बेसिस पर भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाकर चलें कि कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, तो नंबर से बहुत बड़े वो फायरवर्क नहीं आएंगे। तो मार्जिन फ्रंट पर 23 से बढ़ के 26%, EBITDA करीब 330 करोड़ और रेवेन्यू 1264 करोड़। तो QOQ बेसिस पर नंबर बेटर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इसके अलावा एवरेज टिकट प्राइस जो कि पिछली तिमाही में रफली 242 रुपए के आसपास थे, वो इस बारी करीब 250 रुपए के आसपास आने का अनुमान है। तो थोड़ा सा बढ़ने का अनुमान एवरेज टिकट प्राइस के अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा फुटफॉल बढ़ेगा, 8 से लेकर 10% का एक अपटिक यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नई मूवीज की जो पाइपलाइन थी वो थोड़ी बेटर साइड पर थी, तो इस लिहाज से भी थोड़ा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन्स बेटर हुए हैं और जो रीसेंट पॉपकॉर्न को लेकर चेंजेस आए हैं उसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट कमेंट्री इनकी सेकंड हाफ के लिए बहुत क्रूशियल है और वो ज़्यादा स्ट्रांग रहने का अनुमान है कंपेरेटिवली नंबर्स के, क्योंकि सेकंड हाफ में मूवीज पाइपलाइन अच्छी हैं, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी, तो ये सब चीज़ों का आधार यहाँ पर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए PVR आइनॉक्स YOY कंपेरेबल नहीं है, QOQ बेसिस पे आप इसके ऊपर इस लिहाज से नजर रखेंगे। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर्स भी आएंगे और बहुत अच्छे नंबर आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा में YOY बेसिस पर आते हुए देख सकते हैं। QOQ बेसिस पे भी नंबर बेटर रहेंगे। YOY बेसिस पे अनुमान है 2309 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू और 222 करोड़ का मुनाफा, 57% की ग्रोथ यहाँ पे YOY बेसिस पे देखने को मिल सकती है। EBITDA 260 करोड़ 204 करोड़ रुपए के सामने और मार्जिन 10 से बढ़ के 11.5% के आसपास तिमाही मार्जिन रहेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे रहेंगे क्योंकि एक प्राइस हाइक कंपनी ने लिया था, उस प्राइस हाइक का इंपैक्ट कंपनी के रियलाइजेशन और मार्जिन पर देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कारोबार में 12% की ग्रोथ और रेलवे डिवीजन में 40% की ग्रोथ, क्योंकि रेलवे की बाकी जो कंपनियों के नंबर से वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की डिमांड आई है, तो वो भी यहाँ पर पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी का जो ओवरऑल प्राइस हाइक का इंपैक्ट है वो शायद अगले क्वार्टर के अंदर और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो इस क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो इसीलिए आप एस्कॉर्ट्स पे अदरवाइज भी नंबर नजर रखेंगे। अच्छे नंबर्स की उम्मीद यहाँ है। और एक बहुत स्ट्रांग नंबर जो है वो आप चोलामंडलम फाइनेंस में चोलामंडलम इन्वेस्ट में अंदाजा लगा सकते हैं। 1929 करोड़ का NII आएगा, 30% की बढ़त YOY बेसिस पर, 54% मुनाफा बढ़ने का अनुमान, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36-37% YOY बेसिस पे बढ़ने का अनुमान और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। प्रोविजनिंग 114 करोड़ से बढ़कर 277 करोड़ है, भले ही QOQ बेसिस पर, लेकिन YOY बेसिस पे यहाँ पर भी एक डिक्लाइन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन QOQ स्टेबल रहेंगे, लेकिन AUM ग्रोथ, पोर्टफोलियो मिक्स और कमेंट्री को लेकर मार्जिन जो होंगे उस पर कमेंट्री जो होगी, मार्जिन को लेकर जो कमेंट्री होगी, इसके ऊपर मैनेजमेंट जो है गोइंग फॉरवर्ड अपनी टिप्पणी करेगा, तो ये क्रूशियल है। लेकिन एस्कॉर्ट्स और चोलामंडलम और PVR तीनों के नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो ये 3 नंबर्स जहां पर कल हम एग्जैक्टली इनके नंबर्स की परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, लेकिन इस बीच निफ्टी बैंक एट डे हाई 672, बट निफ्टी अपने प्रोजेक्शन पे टिक बाय टिक एग्जैक्टली वैसे चलता हुआ। जैसे ही 719 का जोन स्ट्राइक हुआ,
लेवल था 764, वो स्ट्राइक हुआ और अब 768 पे। अभी 5-7 मिनट की गुंजाइश बाकी है, मेरे ख्याल से करीब 780-790 तक का स्विंग दे देगा ये। और एक दो चीज़ देख लीजिए जो कि अच्छा मूव दे रही हैं। टीवीएस मोटर्स पे हमारी बात हुई भी थी नंबर्स के एक्सपेक्टेशन से, यतिन ने इनफैक्ट टिप्पणी भी की थी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करेंगे इस स्ट्रेंथ को, मतलब नंबर्स को, क्या कोई ऑप्शन ट्रेड बनता है इस स्टॉक में? राजेश पालवे जी आपसे व्यू। तो बिल्कुल देखिए, ओवरऑल अगर देखें टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है, और स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है। अब जिस तरीके से स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जैसे ही स्टॉक में ये 1385-1390 की रेंज क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1450-1460 की तरफ बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, और हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल 1400 के कॉल ऑप्शन को फोकस में रखना चाहिए, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 34 रुपए के आसपास। ये ऑप्शन लेके एक लो रिस्क ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है एड ऑफ नंबर, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 28 का, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के जो आ सकते हैं वो करीब 50-55 रुपीज तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 1400 को कॉल ऑप्शन बाय करके टीवीएस मोटर में लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, टीवीएस मोटर्स इस बीच निफ्टी फर्दर हाइक होता, मतलब करीब करीब 19,770 के स्ट्राइक को जोन को छूता हुआ। कुछ काउंटर्स जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे जाके प्लेस हो रहे हैं और जिन पे शायद बात करना काफ़ी ज़रूरी भी है, हालांकि कुछ ही मिनट बाकी हैं। एक बार आप ओबरा रियल्टी लेके आइए 1122 पे। ऑल्दो ये क्लोज बहुत सब्सटेंशियल गेन के साथ नहीं है, बट फिर भी एक ऑल टाइम हाई क्लोज है, और लोअर शैडो इतनी वाइल्ड है, मतलब क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है। राजेश सतपुते जी 1121 पे आपका व्यू, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर ओबरा रियल्टी। वीरेंद्र जी मुझे लगता है आज रिजल्ट है ना इसका, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। 1100 का एक सपोर्ट ध्यान में रखते हुए आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 1090 का, और सामने क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ बनी है, क्योंकि इनिशियल हमने, मुझे याद है, टारगेट दिया था 1130 का, उसी लेवल के आसपास ये फिलहाल खड़ा है, तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर मुझे लगता है रिजल्ट का इम्पैक्ट अच्छा आता है तो कम से कम 1200 को टेस्ट करेगा, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ओबेरॉय में, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। प्लस इज अ मस्ट। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। डीएलएफ में तो थोड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे ही रहा था। अच्छा, इस बीच आज का आखिरी आधे घंटे में देखिए एक ट्रेड जो कुछ और जोर दिखा रहा है, टाइटन फटाफट से लेकर आते हैं। शिल्पा, टाइटन 3014 स्टॉक देखते ही देखते 3000 के पार भी निकल गया। जी डेफिनेटली आशिता जी, और ये जो अभी 3000 के ऊपर निकला है, इसमें अभी आपको एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड शार्प रैली टुवर्ड्स 3100-3200 जोन्स पे मिलेगा। इसका ये रेंज था जिसका हम लोग वेट ही कर रहे थे कि कंसोलिडेशन से बाहर आ जाए। 3000 के ऊपर इसका एक सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक्चुअली जो एक्सटेंडेड रैली है वो आप देखेंगे तो 3300 पे भी आपको दिखेगा। तो टाइटन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय। फेस्टिव सीजन्स भी आगे है, रक्षाबंधन है, तो यहाँ से तो दिस काउंटर डिड यूजुअली परफॉर्म वेरी वेल, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाय बनता है। के तो अब 3000 के पार निकला था 3100 के लेवल्स, और राजेश सातपुते ने टाइमली इसे रेकमेंड भी किया बीटीएसटी में। मानस, क्या एलएनटी लेके जाएंगे कल के लिए? 2685 के स्तर है तो बिल्कुल लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बहुत क्लियर बन रहे हैं चार्ट पे आशिता जी, और आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 2650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 2775 2775 तक के टारगेट आपको एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। एलएनटी है डे हाई, एंड मेरे ख्याल से एलएनटी का ये ऑल टाइम हाई क्लस्टर भी है आपकी स्क्रीन पे 2686। यस, ये ऑल टाइम हाई क्लोज है। एक स्टॉक और देख लेते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहा है, और स्विंग आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग मूव, लेकिन बाटा इंडिया भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। आप समझ लीजिएगा कि इसका एक ब्रेकडाउन पॉइंट था नवंबर 2022 का, उसको फिर रीगेन करता हुआ और एक अच्छे क्लोज की तरफ बाटा इंडिया बढ़ता हुआ। बस लास्ट पॉसिबिलिटी चेक कर। राजेश पालवे जी, बाटा पे आपका टेक, अच्छा ब्रेकआउट है इस स्टॉक पे, इस ट्रैजेक्टरी से, राइजिंग ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला है स्टॉक। बिल्कुल, तो स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बिल्कुल दिखने को मिल रही है, और हमें लगता है बाटा के सेटअप के हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 1760 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन कैरी करना चाहिए यहाँ पे भी। ऑलमोस्ट 4 वीक के एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल है। 1705 स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 1760 तक आते हुए दिख सकता है।
ओके, बाटा इंडिया आपकी स्क्रीन पे 738 पे स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ एक इस दौर की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में आके क्लोज होता हुआ। अशोक लेलैंड पे जो हमने व्यू लिया था दैट्स डूइंग वेल। अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पे जस्ट प्रायर टू नंबर्स आके एक बार देखिएगा करीब करीब 184 पे, तो इसका ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। यस, अशोक लेलैंड का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा पॉसिबली 184। यस, और जाते जाते बैंक निफ्टी को ऊपर प्लेस करने में जो मददगार साबित हुआ उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एसबीआई का ये क्लोज जो है वो भी करीब आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर 2022 के बाद अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज एसबीआई उस तरफ बढ़ता हुआ ग्रेजुअली 620 की डिरेक्टरी के पास क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को पूरे दिन आज काफ़ी जुझारूपन रहा। क्लोजिंग में निर्णायक मूव आया करीब करीब 60-70 पॉइंट का। कैसा रहा ये क्लोज, बड़ी वॉल पे देखते हैं हर्षदा के पास। ओवर टू यू हर्षदा। शुक्रिया वीरू। आखिरी 2 मिनट और क्या थम्पिंग तेजी बनती दिखाई दी। डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। सुबह में जिस तरह से चाल थी मार्केट की, लगा था कि पूरा जो तेजी का मूड है वो सिर्फ मिड कैप्स में रहेगा और वो ऐसा ही हुआ। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा तेजी हुई है, लेकिन निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा कैचअप दिखाया। 19,750 के ऊपर का वो क्लोज। ये मिड कैप इंडेक्स 383 अंकों की बढ़त पर। निफ्टी बैंक देखिए 163 अंकों की बढ़त पर 45,631 के लेवल्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। आज कुछ सेक्टर्स थे जिनमें सबसे ज्यादा तेजी रही। एक तो निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही आप पावर कंपनियों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पावर स्टॉक्स में एक बहुत तगड़ा रुझान खरीदारी का बनता दिखाई दिया। इसमें कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन आप देखिए एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे ट्रेड्स, आरईसी जैसे ट्रेड्स, इन सब में जमकर खरीदारी होती हुई दिखाई दी है और ये एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस रही है आज मार्केट की अनडाउटेडली। दूसरी तरफ मेटल्स में, क्योंकि चाइना दरअसल अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अब वहां की कंपनियों को इंसेंटिव देता हुआ दिखाई देगा, जो होपफुली मेटल्स की रैली को और फ्यूल करेगा। 100 पॉइंट ऊपर मेटल इंडेक्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी जैसे ट्रेड्स थे जिनमें सबसे ज्यादा तेजी आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है। तो ये एक पॉकेट था जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी बनी है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स आप ध्यान दीजिएगा, कोरमंडल इंटरनेशनल मिसाल के तौर पर, वहां पे बड़े मूव्स वायदे में बनते दिखाई दिए जो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि लार्जली मिड कैप्स में भी खूब इंटरेस्ट बना हुआ है। आपके लिए अब हीट मैप लेकर आते हैं जो आपको क्लियरली दिखाएगा कि किस तरह के दिग्गज काउंटर्स ने आज कमान संभाली है तेजी की। तो पहले 3 जो स्टॉक्स है वो लार्जली सरकारी कंपनियां हैं। 2 पावर सेक्टर की कंपनियां एनटीपीसी और पावर ग्रिड, वहीं ओएनजीसी में भी 3% का इजाफा बना। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स चले, जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी देखने को मिली। आज टेक्नोलॉजी में खरीदारी लौटी, टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर, टीसीएस ने अपने ऑफ कोर्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को फिर से रीजिग किया, 1.5% ये भागा। मारुति के नतीजों के इंतजार में स्टॉक 1.5% ऊपर है आज के दिन और डॉक्टर रेड्डीज जैसे प्लेस आज फिर एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। एलएनटी, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर आखिरी 10-15 मिनटों में अच्छी तेजी बनी। टाइटन इनफैक्ट 3000 के ऊपर क्लोज दिखा रहा है, तो एलएनटी 1.25% ऊपर आज के दिन साफ नजर आया। जो नहीं चला उसमें ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल है, ब्रिटानिया जैसे ट्रेड्स है, एचडीएफसी लाइफ जैसे ट्रेड्स है जहां पर हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। कोटक आज साइडवेज था, साइडवेज नहीं 1% नीचे था। वहीं अगर आप निजी बैंकों में देखें, कोटक के बियॉन्ड, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट, एक्सिस थोड़ा सा बेहतर 0.5% के गेन्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ज्यादा बेहतर इंडसइंड बैंक रहा, 1.25% का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी 0.5% से ज्यादा का योगदान आज रहा है ओवरऑल मार्केट की चाल में। तो आज हम जाकर टिक रहे हैं 19,740 के लेवल्स पर। 94 अंकों की बढ़त आपको प्रोविजनल क्लोज में दिखाई दे रही है और निफ्टी बैंक भी 163 पॉइंट ऊपर जाकर टिक रहा है आज सोमवार के दिन, इस हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन के दिन। चलिए फटाफट से अब आपके लिए लेकर आते हैं कि सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला फिर किस तरह के ट्रेड्स की तरफ था। बंदी वाले 2 ट्रेड्स थे आशीष के पास, फिनो पेमेंट और आईएफबी इंडस्ट्रीज। फिर तेजी में कोयुकू कैमलिन, नतीजे अच्छे, 7% ऊपर वो काउंटर। और शैले होटल्स के भी नंबर्स पर वो स्टॉक 3% भागा है आज। आरपीजी लाइफ अच्छे नंबर, सीमेंस जहां पर शेयर होल्डर्स ने क्लियरली कंपनी के प्रपोजल को खारिज किया। आरवीएनएल और गेल जैसे दूसरे ट्रेड जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ये तेजी वाले सारे काउंटर्स जो नीरज ने आइडेंटिफाई किए। जी तो क्लोज हर्षदा एक सेटिस्फैक्ट्री क्लोज है और
आज बहुत दिनों बाद हम अच्छा निफ्टी बैंक दोनों को स्क्रीन पे रखिएगा, कंपैरिजन करते हैं। निफ्टी का क्लोज अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। लेकिन बहुत दिनों बाद सिर्फ अगर मैं निफ्टी तक सीमित रहूं तो हम कॉल राइटर्स के जोन के फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन के बीच में जाके क्लोज हुए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ट्यूसडे। कल मंगलवार है, सुबह सुबह आपसे मेरी, हर्षदा, नीरज जी की, आशीष की और अनुज की मुलाकात फिर होगी सारे समीकरण, सेंटिमेंट्स, न्यूज फ्लो और इंडस्ट्रीज पे अप्रोच लेके। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।